तो हेलो 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 एवरीवन। वेलकम टू जीके संगीत। सो इस वीडियो में हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ने वाले हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, जिस जो कि एक ये होगी माइंड मैप की फॉर्म में। आपको बिल्कुल भी एडिशनल चीज़ें जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगी वो ही आपको बताया जाएगा। जैसे अभी एग्ज़ाम सीजीएल का आ रहा है, तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छे फैक्चुअल जो जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने इसमें इंक्लूड की हैं और आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। ऐसा मैंने ये पूरा माइंड मैप है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि आपको एक-एक चीज़ें पकड़ में आ जाए और आपको ज़्यादा बर्डन नहीं होगा चीज़ों को पढ़ते टाइम। तो स्टार्ट करते हैं। तो आधुनिक भारत का इतिहास, सबसे पहले हम बात करेंगे कि भी इसकी थोड़ी-सी टाइमलाइन देख लेते हैं, क्या-क्या अपन इसमें पढ़ने वाले हैं थोड़ा-सा। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि यूरोपियन शक्तियों का आगमन कैसे हुआ। मुगल साम्राज्य का पतन के बाद ये यूरोपियन शक्तियाँ उस टाइम आने स्टार्ट हुई थी। ब्रिटिश शासन ने अपना विस्तार कैसे किया, भू राजस्व नीतियाँ कैसी, यानी है कि टैक्स वगैरह के लिए कितना कैसे उन्होंने टैक्स कैसी नीतियाँ अपनाई, टैक्स के लिए लोगों पर कैसे टॉक टैक्स थोपे थे। फिर संवैधानिक और राजनीतिक विकास कैसे हुआ, जैसे कि कैसे कानून बने, कैसे जो चार्टर एक्ट आए, वो सब कुछ इसमें पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल और उनके कार्य जो कि एग्जाम ओरिएंटेड और बहुत ही संक्षिप्त में आपको मिल जाएगा। फिर है 1857 का विद्रोह की जितने भी फैक्ट हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे। फिर अपन नागरिक और आदिवासी विद्रोह, जितने भी विद्रोह हुए हैं जिससे सीजीएल में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जो आदिवासी विद्रोह हैं उससे क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी इसमें मैंने इंक्लूड किया है। प्रशासनिक नीतियाँ क्या-क्या रही और आर्थिक प्रभाव और थोड़ा बहुत उसमें क्या-क्या अपन बता सकते हैं, वो थोड़ा बहुत मैंने थ्योरेटिकल भी किया, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए ये भी आर्थिक प्रभाव और आलोचना और सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी में कौन-कौन से सामाजिक सुधार आंदोलन हुए, राष्ट्रवाद का उदय, कैसे राष्ट्रवाद का उदय हुआ, यानी 1857 के बाद कैसे आज़ादी की लहर चली और फिर कांग्रेस का वो गठन हुआ 1885 में। तो उसके बाद का चलेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी, कैसे नरम पंथ और गरम पंथ के चरण है वो अलग अलग चेंज हुए, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद और उग्रवादी चरण, जिसमें भगत सिंह और ये सुखदेव, ये जो सारे क्रांतिकारी थे वो इसमें आएंगे। फिर क्रांतिकारी गतिविधियों का पहला चरण पढ़ेंगे। फिर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और बाद की गतिविधियों में क्या क्या हुआ था उस टाइम, और किसान आंदोलन कौन से हुए थे उस टाइम। फिर आपका 1915 के बाद गांधीवादी चरण स्टार्ट हो गया था, तो वो 1919 से लेके 1947 से तक वो पढ़ेंगे। फिर शिक्षा का विकास, यानी शिक्षा पे क्या क्या विकास हुआ, प्रेस पर क्या क्या बातें हुई और कुछ एडिशनल चीज़ें वो भी आपको बताए जाएंगे जो एक्स्ट्रा होगी। तो इस ये लेक्चर देखने के बाद आपको हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री का कोई भी अलग और लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने फैक्ट, इतने जो होने चाहिए वो सारे के सारे फैक्ट मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यूरोपीय जो शक्तियाँ का आगमन कैसे कैसे, कौन सी शक्तियाँ पहले आई, कौन सी जो कंपनियाँ हैं वो पहले आई थी भारत में। सबसे पहले कौन सी कंपनी आई उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूरोपीय शक्तियों का आगमन। तो देखो कि इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे तो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। पी से स्टार्ट कर सकते हो, पी पुर्तगाली, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेजी आए थे और फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। तो देखो पुर्तगाली और फ्रांसीसी लास्ट, पहले और लास्ट, फिर डच और डेनिश डी डी दोनों तरफ, और फिर अंग्रेजी बीच में आए थे, ब्रिटिश आए थे वो बीच में आ गए थे। तो यानी सबसे पहले पुर्तगालियों ने क्या क्या किया, कहाँ क्या बातें करी, उन्होंने क्या क्या जो कंपनियों का जो कोठी लगाई या फैक्ट्रियाँ लगाई, वो सब कुछ अपन पढ़ते हैं इसमें। तो सबसे पहले आगमन आपको पता है 1498 में हो गया था पुर्तगालियों का। सबसे पहले वास्को डी गामा 1498 में आए थे, कालीकट जमोरिन से मिले थे वहाँ पे। वहाँ का शासक जमोरिन था, कालीकट बंदरगाह पे आए थे और फिर पहला कारखाना भी कालीकट में लगाया था। उसके बाद जो पूरी तरीके से एक प्रशासनिक तौर पे भारत में जो कंपनियां खोलने का जो सिस्टम स्टार्ट किया, वो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने स्टार्ट किया, जो एक ब्लू वाटर पॉलिसी लाए। ब्लू वाटर यानी कि महासागरीय नीति थी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा लाई गई थी, वो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, फिर अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। तो वो गोवा अधिकरण, उन्होंने उसने क्या किया किया था, गोवा को अधिकरण, और किससे किया, बीजापुर के सुल्तान से गोवा को अधिकरण अपने अधिकरण में ले लिया, यानी कि गोवा पे कब्जा कर लिया बीजापुर के सुल्तान से। और फिर निन्नू डा कोना थे, वो राजधानी कोचिन
से गोवा और दमन दीव की ओर ले गया। राजधानी कोचीन से किधर की तरफ, गोवा और दमन दीव की ओर ले गया। और फिर पतन कैसे हुआ, क्योंकि ब्रिटिश के साथ लड़ाइयाँ, ब्रिटिश और मराठा के साथ और ब्रिटिश के साथ इनकी लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती थी। तो ये मेन पॉइंट है पुर्तगाली के थोड़ा पढ़ने का। फिर बात करते हैं डचों की। तो डच की बात करें तो उन्होंने अपनी स्थापना की थी 1602 में, यानी कि किससे एक थोड़े दो दो चार साल बाद में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उसके उससे थोड़ा सा बाद में आए थे, लेकिन कंपनी स्थापना 1602 में स्टार्ट कर दी थी। और पहला कारखाना मसूलीपट्टनम, डचों ने कहाँ किया था, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। और फिर बात करते हैं एंग्लो डच प्रतिद्वंद्विता, यानी अंग्रेजों और डचों के बीच में आपस में लड़ाइयाँ चलती रहती थी। और बेदरा का युद्ध भी इसकी एक एग्जाम्पल है, जिसमें डचों की हार हुई और इंग्लिश की जीत हुई। और इसके बाद डच है यहाँ से बेदखल हो गए। और फोकस फिर इनका कहाँ था, डचों का ज़्यादातर वो मले और मले प्रायद्वीप इंडोनेशिया की तरफ इन्होंने फोकस कर लिया। तो बेदरा का युद्ध किसके बीच में हुआ था, एंग्लो डच की डचों के बीच में हुआ था। तो इसमें इंग्लिश की जीत हुई और फिर ये किधर की तरफ फोकस स्टार्ट कर दिया, इंडोनेशिया की तरफ फोकस स्टार्ट कर दिया। फिर बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत पे 200 साल तक जिन्होंने राज किया। तो वो ब्रिटिश जो शक्ति आई थी या ब्रिटिश कंपनी आई थी वो कब आई थी, तो 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। और सबसे पहले जो जहांगीर के दरबार में आया था वो विलियम हॉकिंग्स था, जो कि एक अपने फेवर के लिए आया था कि मेरे को थोड़ा फैक्ट्री खोलने दो। तो जहांगीर के दरबार में आया था, जहांगीर ने उसके उसके बाद उसको थोड़ा दिया था फायदा कि आप ये काम कर सकते हो। तो पहली फैक्ट्री जो खोली वो सूरत में खोली इन्होंने। और गोल्डन फरमान गोलकुंडा 1632 में 32 में गोल्डन फरमान था, जो कि किसका था, फर्रुखशियार का फरमान था, जिसको मैग्ना कार्टा 1717 कहा जाता है। तो फर्रुखशियार का फरमान था जिसको गोल्डन फरमान बोला जाता है। और फिर फोर्ट विलियम 1700 में बंगाल में फोर्ट विलियम की स्थापना हुई। ये एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट था, ब्रिटेन जो अंग्रेजी शिक्षा से रिलेटेड था। तो फोर्ट विलियम की स्थापना हुई 1700 में बंगाल में। फिर बात करते हैं इसके बाद डेनिस आए। तो डेनिस ने पहली फैक्ट्री, इतना याद रखना है कि पहली फैक्ट्री तंजौर में स्टार्ट किया था उन्होंने। फिर बात करते हैं फ्रांसीसी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में इसकी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी फ्रांसीसियों की। और पहली फैक्ट्री थी वो सूरत में। और इसका शक्ति केंद्र ज़्यादातर पौंडीचेरी वगैरह यहीं रहा था। और पहली फैक्ट्री थी सूरत में लगाई थी। और प्रमुख क्षेत्र कैरकल या माहे और यानम, ये गांव थे उस टाइप के। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रमुख क्षेत्र ये फ्रांसीसी वहीं पे ज़्यादातर अपना सारा कुछ फैक्ट्री वगैरह या फिर काम अपना यहीं चलाते थे, कैरकल, माहे और यानम। फिर बात करते हैं एंग्लो फ्रांसीसी जो प्रतिद्वंद्विता, यानी कि जो आपस में लड़ाइयाँ होती थी, जिनको नाम दिया गया कर्नाटक युद्ध। जितने भी कर्नाटक युद्ध हैं वो एंग्लो और यानी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुए थे। तो उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्रथम में देखो डेट भी बात कर लेते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 से 1748 में हुआ था, 1740 के आसपास हुआ था। तो इस ये जो समाप्त हुआ था, सबसे ज़्यादा जरूरी है अपने को फैक्ट याद करना, एक्सला चैपल संधि, यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध था, उसमें एक्सला चैपल संधि से क्या हुआ था, ये समाप्ति हुई थी इस युद्ध की। फिर आया द्वितीय युद्ध में कर्नाटक युद्ध, रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस डुप्लेक्स थे उसमें, इतना याद रखना है कि रॉबर्ट क्लाइव और डुप्लेक्स। और तीसरे में 7 वर्षीय युद्ध हुआ था, तीसरा युद्ध था वो 7 वर्षीय युद्ध हुआ था। और उसके बाद एट लास्ट 1760 में वन डिवर्स का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। और इसके बाद यहाँ से फ्रांसीसी पूरी तरीके से खदेड़ दिए गए अंग्रेजों के द्वारा। तो वन डिवर्स का युद्ध 1764 लास्ट आखिरी कील थी जो फ्रांसीसियों के साम्राज्य पे ठोकी गई। तो ये वांडिवर्स का युद्ध 1760 इंग्लिश जीत हुई थी जिसमें। और ये जो समाप्ति हुई थी, इसके बाद एक संधि हुई थी, वो था पेरिस की संधि 1763 में हुई थी। फिर बात करते हैं कि ब्रिटिश क्यों सफल हुए। तो उनके देखो सबसे पहले तो ब्रिटिश इन चीज़ों में सफल क्यों हो रहे थे, बार बार सबको हरा रहे थे, सबसे जीत रहे थे, राजाओं को भी कंट्रोल किया, ये सब कुछ क्यों हो रहा था, क्योंकि इनके पास कुल कुशल सैन्य अधिकारी थे जो पढ़े लिखे थे और जिनको स्ट्रेटेजी बनानी आती थी। जैसे रॉबर्ट क्लाइव, वायरकूट जैसे अच्छे अच्छे पढ़े लिखे और अच्छे स्ट्रेटेजी वाले जो अधिकारी थे। और फिर इनकी नौसेना थी वो भी अच्छी थी, नौसैनिक श्रेष्ठ था थी अपनी जो नौसेना थी वो भी अच्छी थी। और निजी कंपनी लाभ पर केंद्रित थी इनकी जो कंपनी थी। बाकी थोड़ा बहुत सोच लेते थे कि भारतीयों के बारे में भी, लेकिन ये ब्रिटिश
थे वो अपने लाभ के बारे में हमेशा सोचते थे कि इसलिए ये कभी भी घाटे में नहीं गई। ये जो इनकी कंपनियाँ हैं वो कभी घाटे में नहीं गई। इसी कारण ये हमेशा फलते-फूलते रहे क्योंकि लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। इन्होंने अपने जेबें भरने पे ज़्यादा ध्यान दिया था और लाभ पे हमेशा अपना लाभ देखा है। तो इसलिए ये इसका मेन कारण ये भी था और प्रमुख केंद्र ऐसे केंद्र थे इनके जो जहाँ पे कब्ज़ा किया तो उन्होंने जैसे बंगाल हो गया, बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, ये एक तरह से प्रेसिडेंसी थी उस टाइम की और बहुत अच्छे-अच्छे यहाँ पे राजा-महाराजा के पास पैसा भी अच्छा था, तो ऐसी जगह इन्होंने कब्ज़ा करने की कोशिश की जहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा हो और अच्छी कुशल नीति के हिसाब से वो चलाएँ उसको। फिर ये थोड़ी बहुत उस टाइम ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति भी हो गई थी, यानी औद्योगिक क्रांति का मतलब जो वहाँ पे भारी उद्योग रख लगने चल हो गए, जो कपड़े बनना ये सब कुछ, तो ये औद्योगिक क्रांति का भी एक कारण था कि लोग ब्रिटेन की बात मानते थे। तो इस कारण ये क्या है, ये ब्रिटिश सफलता का मेन कारण ये भी था और बैंक ऑफ इंग्लैंड भी बना दिया गया उस टाइम। तो ये थे कुछ मेन पॉइंट जिसमें कि क्यों सफल हुए ब्रिटेन, ये आपको बताया गया है। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि ब्रिटेन ने शासन का विस्तार कैसे किया, अपने जो शासन था आगे से चलाया कैसे, तो वो सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बंगाल पर कब्जा कैसे हुआ, फिर मैसूर पर कब्जा किया, फिर मराठा पर कब्जा किया, फिर पंजाब पर कब्जा किया और फिर ब्रिटिश की विलय नीतियों का कुछ नीतियाँ बनाई इन्होंने विलय कराने के लिए। तो इस तरीके से ब्रिटेन ने अपना जो साम्राज्य है उसका विस्तार करते गए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बंगाल पर कब्जा कैसे हुआ। तो सबसे पहले क्योंकि ये इनका दिमाग में था कि ये सबसे धनी प्रांत है उस टाइम का, बंगाल था, तो वहाँ पे जो नवाब था वो मुर्शीद कुली खान था और फिर एक प्लस का युद्ध लड़ा गया जिसमें अ, सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में, जिसमें सिराजुद्दौला उसका मीर जाफ़र एक क्या था, सेनापति था जिसने गद्दारी की और अंग्रेज़ों की तरफ हो गया वो। तो और दूसरा कि ये दस्तक का दुरुपयोग करने लगे। दस्तक क्या था उस टाइम का, एक टैक्स का या टोल टैक्स देने का एक ज़रिया बनाया गया था उस टाइम के नवाब के द्वारा। सिराजुद्दौला ने उसको अंग्रेज़ों को एक व्यापार करने का एक सुझाया था कि आप इससे व्यापार कर सकते हो, आप टैक्स दो और व्यापार करो या फिर टोल टैक्स दो और व्यापार करो। तो उसको दस्तक बोला गया, तो उसका दुरुपयोग किया। इसके कारण क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ, ब्लैक होल त्रासदी हुई उस टाइम, फोर्ट विलियम की किलेबंदी, यानी कि फोर्ट विलियम था जहाँ जो बनाया गया था एक एजुकेशन के लिए, तो वहाँ पे अपनी सेनाओं को रखने का काम कर लिया और उसकी किलेबंदी कर दी गई। और सिराजुद्दौला की हार हो गई जिसमें मीर जाफ़र ने गद्दारी की थी और मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने एक बना दिया गया कि इसमें जो एक कठपुतली नवाब उसको घोषित कर दिया, बना दिया गया ताकि कि अपने हिसाब से चलाएँ उनको। तो ये बात करें प्लासी के युद्ध में ये कारण थे। फिर के बाद क्या हुआ ये बताया मैंने अभी। फिर बात करते हैं कि मीर कासिम की नियुक्ति कर दी गई। मीर कासिम की नियुक्ति स्वतंत्रतावादी यानी मीर कासिम को, उसके बाद मीर कासिम को बना दिया गया। फिर बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, यानी बंगाल पे कब्जा कैसे कैसे किन किन तरीकों से हुआ वो ये बताया जा रहा है कि बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, जिसमें क्या हुआ कि मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय वर्सेस हेक्टर मुनरो ने लड़ाई की थी, जिसमें ब्रिटिश की निर्णायक जीत हुई। उसके बाद पक्का हो गया कि बंगाल पर कब्जा किसका होगा, ब्रिटेन का होगा, ब्रिटिश का होगा। तो ये मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय और वर्सेस उधर की साइड से थे हेक्टर मुनरो बक्सर की लड़ाई में। फिर इसके बाद बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद संधि हुई, जिसमें क्या हुआ कि अवध से इलाहाबाद का शाह आलम सेकंड को हस्तांतरण कर दिया गया, यानी कि अवध से पहले अवध का था, जो शाह आलम था अवध का नवाब था, लेकिन वहाँ से उसको इलाहाबाद की तरफ से इलाहाबाद में हस्तांतरण, यानी इलाहाबाद में उसको भेज दिया गया। मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड का कठपुतली एक वो बना दिया, शासक बना दिया और बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिश को मिल गई, यानी दीवानी जो नियम थे, दीवानी यानी कि जो लेन-देन वाले और पैसे वाला जो सारा काम था वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के सारे किसने ले लिए, अंग्रेज़ों ने ले लिए। और तीसरा ये चौथा इसमें पॉइंट है कि द्वैत शासन की नीति अपनाएगी किसके द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा स्टार्ट किया गया ये द्वैत शासन, जिसमें कंपनी के पास शक्ति, नवाब के पास ज़िम्मेदारी थी, यानी कंपनी के पास सारी शक्ति थी, नवाब के पास थोड़ी बहुत ज़िम्मेदारी देके उसको कठपुतली बना दिया जाता था और सारा का सारा जो
शक्ति थी वो कंपनी के पास, सेना की शक्ति सब कुछ ब्रिटेन के पास थी। फिर कंपनी के पास दीवानी और निजामत यानी कि निजामत और दीवानी, दीवानी यानी कि पैसे वाला और निजामत यानी कि सैन्य दोनों ही काम था वो कौन करने लग गया, वो अंग्रेजों की कंपनी ब्रिटिश इंडिया के अंडर में आ गया। फिर आया इसमें बंगाल के लोगों के लिए आपदा, यानी इस तरीके से बंगाल के लोगों ने समझा कि ये अपने लिए आपदा आ गई और इस तरीके से वारेन हेस्टिंग्स ने आके इसको द्वैध शासन को फिर समाप्त किया था। फिर बात करते हैं कि मैसूर पर कब्जा कैसे किया इन्होंने, अंग्रेजों ने मैसूर पर कब्जा। तो वो बात करते हैं तो वाडियार वंश था मैसूर में। सबसे पहले वहाँ का जो शासक था वो हैदर अली था उस टाइम वास्तविक शासक, और फ्रांसीसी से गठबंधन का प्रयास किया उसने। क्या किया, फ्रांसीसियों के साथ गठबंधन का प्रयास किया और डंडीगल में शस्त्रागार फैक्ट्री उन्होंने लगाई। मराठा और हैदराबाद के निजाम और ब्रिटिश के द्वारा क्या किया, क्या हुआ, उसका उत्पीड़न हुआ। मराठा, हैदराबाद के निजाम और ब्रिटिश द्वारा उत्पीड़न हुआ और फिर इनके बीच में अंग्रेजों और मैसूर युद्ध, उनके बीच में आपस में युद्ध हुआ जिसको एंग्लो मैसूर युद्ध बोला जाता है। वो कितने हुए थे, तो 3 युद्ध हुए थे। प्रथम में मद्रास संधि से रिलेटेड है तो अपने को डेट ज़्यादा याद जरूरत नहीं है, लेकिन जो संधि हुई वो ज़्यादा एग्जाम में आती है। द्वितीय में हैदर अली की मृत्यु हुई और टिप्पू सुल्तान का उदय हुआ। और तीसरे तीसरे में एंग्लो मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, यानी तीसरे में श्रीरंगपट्टनम और चौथे में, अच्छा 4 युद्ध हुए थे तो टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हो गई और सहायक संधि के साथ वो शामिल हो गया किसमें, ब्रिटेन में शामिल हो गया। तो थोड़ा टिप्पू सुल्तान कौन था थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये महान सैन्य विशेषज्ञ थे, उस टाइम के रॉकेट तकनीकी अग्रणी अग्रणी थे और जैकोबिन क्लब के सदस्य, एक क्लब था उस टाइम का, ये उसके सदस्य थे। स्वतंत्रता का वृक्ष इन्होंने स्टार्ट किया, लगाया श्रीरंगपट्टनम में, और रेशम उत्पादन में भी इन्होंने अच्छा योगदान दिया। फिर बात करते हैं मराठा पर कब्जा, मराठाओं पर कैसे कब्जा किया ब्रिटेन ने, तो वो बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया, मराठाओं के लास्ट में पेशवाओं का उदय हुआ, जिसमें सबसे पहले थे बाजीराव फर्स्ट, और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 1761 में। अहमद शाह अब्दाली से हार हुई किनकी, पेशवाओं की। तो पानीपत का तृतीय युद्ध वो हारने के बाद 1761 में मराठाओं ने फिर आपको ये बता देता हूँ, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ और अहमद शाह अब्दाली से हार हुई। फिर प्रमुख मराठा संघ थोड़ा सा इसमें रोशनी डाल देते कौन से थे। गायकवाड़ था, सिंधिया था, होलकर, भोसले और पेशवा। पेशवा पूना से था, भोसले नागपुर, होलकर इंदौर, सिंधिया ग्वालियर और गायकवाड़ बड़ौदा में। ये प्रमुख मराठा संघ थे और आपसी संघर्ष और ब्रिटिश का हस्तक्षेप हुआ और एंग्लो मराठा, लास्ट में एंग्लो मराठा युद्ध हुए, जो कि प्रथम युद्ध हुआ उसमें सालबाई की संधि हुई और द्वितीय में बछीन की संधि हुई जो 1802 में बाजीराव सेकंड के साथ स्वीकार की गई, और तृतीय में हुई 1818 में पेशवा पद को समाप्त किया गया। तो नेक्स्ट बात करने वाले हैं जो भूमि राजस्व नीतियां हैं उनके बारे में, यानी जो उस टाइम कर की व्यवस्था कैसी थी, तो वो अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले ये वहाँ पे 3 सिस्टम चलते थे उस टाइम। ब्रिटेन ने 3 सिस्टम चलाए थे। पहला था स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा था रैयतवाड़ी सिस्टम और तीसरा था महलवाड़ी सिस्टम। तो सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त में क्या था, ये देख लेते हैं कि ये स्टार्ट किसने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था। 3 स्टेट थे, बिहार, उड़ीसा और बंगाल में ये स्टार्ट किए गए थे। और इसमें क्या था कि जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया और राजस्व स्थायी रूप से कर दिया गया कि यानी आपको इतना टैक्स देना ही पड़ेगा। और सूर्यास्त कानून भी किससे संबंधित है, स्थायी बंदोबस्त से ही संबंधित है। सनसेट लॉ यानी सूर्यास्त कानून है वो स्थायी बंदोबस्त से स्टार्ट रिलेटेड है। फिर है किसान केवल किराएदार बन के रह गया और जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण होने लग गया। और फिर इस टाइप की वो बोलते हैं इन अनुपस्थित जमींदारी का उदय था। तो एब्सेंट जो जमींदारी थी उसका उदय हो गया। फिर बात करते हैं रैयतवाड़ी सिस्टम, 2 नंबर था। रैयतवाड़ी सिस्टम क्या था, ये स्टार्ट किसने किया था, ये किया था थॉमस मुनरो ने और अलेक्जेंडर रीड द्वारा ये स्टार्ट किया गया। ये 4 स्टेट थे, मद्रास, बॉम्बे, बरार और असम। इन 4 स्टेट में रैयतवाड़ी सिस्टम चलता था। किसानों को भूमि का मालिक दोबारा बना दिया गया और किसान सीधा किसको टैक्स देंगे, अब देंगे ब्रिटेन के सरकार को सीधा टैक्स देंगे किसान। यानी बीच में जमींदारी सिस्टम को, बिचौलियों को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और राजस्व समय समय पर क्या क्या कैसा था, संशोधित। पहले फिक्स था कि आपको देना ही पड़ेगा, अब आपको
जो टैक्स दर है, रेट है, वो आपको धीरे-धीरे आप इन्होंने संशोधित कर सकते हैं, यानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ऐसा सिस्टम रेतवाड़ी में था। फिर बात करते हैं महलवाड़ी सिस्टम, यानी इन दोनों का जो ऊपर पढ़ा था अपन ने, रेतवाड़ी और ऊपर वाला जो सिस्टम था, उस दोनों सिस्टम को महलवाड़ी व्यवस्था, दोनों मिक्स जो सिस्टम था उसको बोला गया महलवाड़ी व्यवस्था। इसमें क्या था, जो महलवाड़ी सिस्टम सबसे पहले स्टार्ट किसने किया, हॉल्ड मैकेजी और आर.एम. बर्ड द्वारा स्टार्ट किया गया, जो उत्तर पूर्वी प्रांत, नॉर्थ ईस्ट में और पंजाब और मध्य भारत में ये ज़्यादातर ये सिस्टम स्टार्ट किया गया था। गाँव और महल, यानी महल उस टाइम का समुदाय एरिया को बोला जाता था, जैसे ढाणियाँ हो गई, तो गाँव के समुदायों को सामूहिक राजस्व देना पड़ता है, यानी इतने गाँव फिक्स कर दिए गए कि इतने गाँवों से इतना टैक्स आना ही चाहिए, और राजस्व समय समय पर संशोधित योग्य था कि रेट को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, कितना देना है कितना नहीं देना वो चेंज किया जा सकता है टाइम टू टाइम। और जमींदारी और रेतवाड़ी का ये क्या था, मिक्स सिस्टम था। तो ये टैक्स कलेक्ट करने के कुछ सिस्टम बनाए थे, भू राजस्व नीतियां ब्रिटेन के द्वारा। तो देख सकते हो आप कैसे लूटने का प्लान धीरे धीरे दिमाग लगा लगा के टैक्स कैसे कलेक्ट करते थे। फिर बात करते हैं कि संवैधानिक और राजनीतिक विकास कैसे हुआ 1857 तक, यानी ब्रिटेन के अंदर जो संविधान कैसे, उनका जो कैसे चलता था सिस्टम, और राजनीतिक विकास यानी कैसे कैसे राजनीति क्या क्या सिस्टम लाए राजनीति से रिलेटेड, तो 1857 तक का अपन पढ़ते हैं इसमें। तो सबसे पहले 1773 में जो एक्ट वगैरह लेके आए थे, तो उसकी बात करेंगे इनमें। तो रेगुलेटिंग एक्ट लाए थे 1773 में सबसे पहले। तो इसमें क्या था, ब्रिटिश कंपनी पर सरकार द्वारा पहला नियंत्रण। सबसे पहले जो कंपनी पर है ना, ब्रिटेन यानी कि रानी का सीधा नियंत्रण हो गया था कंपनी के ऊपर इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, उसका नाम क्या कर दिया, गवर्नर जनरल कर दिया गया बंगाल का। और प्रथम गवर्नर जनरल रहे वारेन हेस्टिंग्स, यानी रेगुलेटिंग एक्ट में इतने काम हुए, प्रथम गवर्नर जनरल को वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में इसी रेगुलर एक्ट के बाद की गई। दो सेकंड आया था पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट आया था, ये क्या था, इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हो गई। इसमें क्या था कि अब दोहरी सरकार चलेगी, भारत और इंग्लैंड के दोनों दोनों जगह नियंत्रण में होगी कंपनी, जो दोनों जगह कंट्रोल में रहेगा। तो ये ब्रिटेन में बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और भारत में तो इनका कंपनी शासन करती थी। फिर चार्टर एक्ट दोबारा नेक्स्ट आया था 1793 में, जिसमें गवर्नर जनरल को वीटो की शक्ति दे दी गई, यानी आप जो बोलोगे वो सर्वमान्य होगा। तो गवर्नर जनरल को वीटो की शक्ति दे दी गई। फिर चार्टर एक्ट 1813 में आया, उसका क्या था कि कंपनी का व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, यानी कि एकाधिकार था पहले कंपनी का, उसको समाप्त कर दिया गया। अब चीनी और चाय को छोड़ के बाकी सब चीजों पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। और ईसाई मिशनरी थे वो भारत में आने की अनुमति मिल गई उनको, जो भारत में ईसाई धर्म को फैलाने का काम करेंगे। इस मकसद से ये मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दे दी गई। क्राउन के नाम पर भारतीय क्षेत्रों पर कंपनी का कब्जा कर लिया गया, यानी क्राउन के नाम पर, क्राउन यानी कि जो ब्रिटेन में बैठी थी, उसके नाम पर भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा होने लग गया। और फिर शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान इसमें किया गया चार्टर एक्ट 1813 में। फिर चार्टर एक्ट आया था 1833 में। उसमें क्या हुआ कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए, यानी जितने भी कंपनी के व्यापारिक अधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए, और प्रशासनिक अधिकार है वो ही आप रखे गए थे। और यूरोपीय प्रवास पर प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया, और मद्रास और बॉम्बे के से कानून बनाने की शक्ति वापस ले ली गई, और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अभी इसको यहाँ पे देखो, चार्टर एक्ट 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बोलने लग गए। तो ये यानी यहाँ से चेंज हुआ। और सबसे पहला जो गवर्नर जनरल भारत का था वो था विलियम बेंटिंक। और जो उस टाइम के कानून की व्यवस्था थी, दंड संहिता वगैरह, वो सब किसने बनाई थी, लॉर्ड मैकाले के द्वारा विधि सदस्य की नियुक्ति इस पद पे लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। इसी के ऊपर आईपीसी वगैरह ये सारी जो आजकल कानून की व्यवस्था चल रही है, तो वो सारा कुछ भारतीय कानूनों का संहिताकरण इन्हें इसके द्वारा ही स्टार्ट किया गया, ये इसका जनक है। तो भारतीय कानूनों का संहिताकरण और
समेकन लॉर्ड मैकाले के द्वारा, और उसी टाइम 1843 में के आसपास यानी इस चार्टर एक्ट के बाद दास प्रथा का उन्मूलन उन्मूलन हो गया 1843 में। फिर बात करते हैं चार्टर एक्ट 1853 की बात। इसमें क्या हुआ था कि भारतीय सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता रख दी है, यानी अब शामिल हो सकते हैं भारत के जो भी ओपन भर्तियां निकलने लगी, किसके द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा सिविल सर्विसेज के लिए, कि भारतीय भी शामिल हो सकते हैं इसमें। और लोग सदस्य को कार्यकारी पद का हिस्सा परिषद का हिस्सा बनाया गया, ला सदस्य का कार्यकारी परिषद का हिस्सा बनाया गया, ये भी इस चार्टर एक्ट में था। और गवर्नर जनरल की विधान परिषद का भी विस्तार कर दिया गया, यानी इसमें इसकी टीम को बढ़ा कर दिया गया। तो ये कुछ मेन पॉइंट थे कि इसके चार्टर एक्ट के। तो ये सारे प्रशासनिक कैसे नीतियां बनाई, प्रशासनिक कैसे, संवैधानिक और राजनीतिक विकास कैसे 1857 तक वो पढ़ लिए। तो अब बात करते हैं कि जो महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल और उनके कार्य, यानी गवर्नर जनरल हुए उनके पढ़ लेते हैं। तो पहले तो कौन था कि बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसके बाद पहले बंगाल का गवर्नर था, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल हुए, और फिर भारत के गवर्नर जनरल हुए। तो गवर्नर जनरलों के बारे में बात करते हैं, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल हैं उनकी बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले था वारेन हेस्टिंग्स, जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था उसके बाद ही बनाया गया था। सबसे पहला था वारेन हेस्टिंग्स, तो इसने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल ये कहलाया। फिर आया था उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी कॉर्नवालिस में ने जो स्थायी बंदोबस्त आपने पहला पढ़ा था, परमानेंट सेटलमेंट भी इसके द्वारा स्टार्ट किया गया। और भारत में सिविल सेवा और पुलिस का जनक भी इसी को बोला जाता है। और कॉर्नवालिस कोड भी, यानी न्यायिक सुधार है, वो भी कॉर्नवालिस के द्वारा ही लाए गए थे, किए गए थे। फिर बात करते हैं वेलेजली। वेलेजली की बात करें तो इसने, इसकी जो मेन जो नीति थी वो थी सहायक संधि प्रणाली से जो उस टाइम के जो रियासतें थी उनको शामिल करना, यानी सहायक संधि किससे रिलेटेड है, वेलेजली के द्वारा। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जिसमें ब्रिटिश सिविल सेवकों को प्रशिक्षण दिया जाता था। आईएएस जो उस टाइम बनते थे तो ब्रिटेन के जो लोग थे उनको ही उसमें ट्रेनिंग मिलती थी। फिर बात करते हैं विलियम बेंटिक। तो यहाँ पे विलियम बेंटिक आए थे, वो शामिल किस में हो गए, ये 1833 के बाद भारत के गवर्नर जनरल बन गए। तो सबसे पहले जो गवर्नर जनरल थे भारत के वो थे विलियम बेंटिक, और जिसने 1833 में जो चार्टर एक्ट आया था उसके बाद ही बने थे। और इन्होंने सबसे मेन काम या किया था राजा राम मोहन राय के साथ 1829 में मिलके सती प्रथा का उन्मूलन किया था इन्होंने। और फिर मकाले का विधि आयोग, आपको पता है कि जो मकाले था वो विधि निर्माण में, यानी कि जो कानून निर्माण में आगे बहुत मतलब सुधार किए थे। तो मकाले विधि का आयोग भी इसके द्वारा, विलियम बेंटिक के द्वारा बनाए गए थे। और एंग्लिस्टिक और ओरिएंटल विवाद, यानी अंग्रेजी शिक्षा को आधिकारिक भाषा बनाने की कोशिश की गई, जिसको बोला जाता है इंग्लिस्टिक ओरिएंटलिस्ट विवाद। फिर बात करते हैं डलहौजी की। तो राज्य हड़प नीति थी या व्यक्तिगत सिद्धांत था या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था, वो डलहौजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और इसी के टाइम में वुड्स डिस्पैच का आया था, जो किससे रिलेटेड था, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा जिसको बोला जाता है, और वो 1854 में आया था। और वो थे वुड्स डिस्पैच, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। और भारत इसी के टाइम, डलहौजी के टाइम में भारत में पहली ट्रेन चली थी, जो 1853 में बॉम्बे से ठाणे 11 किलोमीटर की चली थी। फिर बात करते हैं टेलीग्राफ लाइन भी इसके टाइम में शुरू हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। टेलीग्राफ लाइन डलहौजी के टाइम में स्टार्ट हुई थी। और पीडब्ल्यूडी की स्थापना, यानी लोक निर्माण विभाग है, उसकी स्थापना भी डलहौजी ने की थी। और वर्दीधारी स्टाम्प प्रणाली, ये भी थोड़ा याद कर लेना कि ये वर्दीधारी स्टाम्प प्रणाली भी डलहौजी के टाइम में हुई थी। और विधवा पुनर्विवाह, जिसमें विद्यासागर साहब थे, उनके साथ मिलकर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी लाया। फिर लेक्स लोकाई एक्ट, जिसको बोला जाता है धार्मिक अक्षमता अधिनियम 1850 भी ये लेके आया, यानी लेक्स लोकाई एक्ट किससे संबंधित है, डलहौजी से ही संबंधित है। फिर बात करते हैं, देखो यहाँ तक गवर्नर जनरल हो गए। तो यहाँ तक ब्रिटेन के द्वारा जो सब कुछ जो अधिकार है वगैरह वो ब्रिटेन ने अपने अंडर में ले लिया सब कुछ, ब्रिटिश वहाँ के जो क्राउन के अंडर में आ गया सब कुछ। तो इसके बाद जो अशांति थी या जो भी हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी। तो उसके बारे में अपन पढ़ते हैं।
तो 1857 का विद्रोह पढ़ते हैं। इसमें मेन जो फैक्ट क्या थे, कैसे हुआ, वो सब का कुछ अपन इसमें डिस्कस करते हैं। तो 1857 की क्रांति की बात करते हैं। तो कारण क्या था? कारण सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो आर्थिक कारण था सबसे पहले, फिर सामाजिक और धार्मिक कारण क्या था, सैन्य कारण क्या था, राजनीतिक कारण क्या था और तत्कालिक कारण क्या था, ये सारा कुछ अपन पढ़ते हैं। तो आर्थिक कारण क्या था कि उस टाइम भू राजस्व नीतियां जैसे स्थायी बंदोबस्त, इनसे सबसे क्या हो गए, जो लोग थे वो त्रस्त हो चुके थे और किसानों पर क्या हुआ, दरिद्रीकरण होने लग गया। किसानों का क्या हो गया, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए और भारत का आर्थिक शोषण होने लग गया। हस्तशिल्प का उद्योग का विनाश कर दिया गया, यानी कि जो लोग जो कुछ हाथों की हथकरघा से कुछ बनाते थे तो वो भी नष्ट कर दिए गए ब्रिटेन के द्वारा। वन वे फ्री ट्रेड हो गया, यानी कि अब सिर्फ करेगा तो ट्रेड करेगा तो कौन करेगा, ब्रिटेन ही करेगा। तो उस वो भी हो गया, तो सारा कुछ ब्रिटेन के फेवर में होने लग गया। भारी लोगों का प्रवेश ज्यादा होने लग गया आदिवासी क्षेत्रों में। और फिर अत्यधिक राजस्व मांग, यानी कि बहुत ज्यादा टैक्स की मांग होने लगी ब्रिटेन के द्वारा। तो इस कारण ये पहला आर्थिक कारण था कि ये 1857 क्रांति जो स्टार्ट होनी थी। फिर है राजनीतिक या सामाजिक धार्मिक कारण बात करते हैं। तो धार्मिक कारण अक्षमता अधिनियम, ये एक अधिनियम था, पहले ही पढ़ चुके अपन। ये धार्मिक अक्षमता अधिनियम था। और एक विधवा पुनर्विवाह, और फिर सती प्रथा और ईसाई मिशनरियों का विस्तार। इस कारण क्या हो गया कि ये लोगों को लगने लग गया कि ये अपने धर्म पे अटैक करने लग गए हैं, कि ये विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा और ईसाई मिशनरियों का विस्तार और धार्मिक अक्षमता, इन सब के कारण क्या हो गया कि सामाजिक धार्मिक कारण, तो लोगों के ऊपर लोगों ने क्या है, इनका विरोध करना स्टार्ट किया। लोगों के ये लगने लग गया कि ये अपनी धार्मिक व्यवस्थाओं में दखल अंदाजी करने लग गए हैं, कौन, ब्रिटेन। तो इससे क्या हो गया कि लोगों में अविश्वास बढ़ गया। फिर बात करते हैं सैन्य कारण। सैन्य कारणों में क्या कि जो ब्रिटेन में ब्रिटिश जो सेना थी उसमें भारतीय भी तो शामिल थे, ज्यादातर भारतीय भी थे। तो उसमें भेदभाव होने लग गया भारतीय लोगों के साथ, उनको पदोन्नति में या फिर वेतन में इतना ज़्यादा वेतन नहीं, वेतन भी कम दिया जाता था, या फिर उनको आगे प्रमोशन नहीं दिया जाता था, भर्ती भी अलग से नहीं निकाली जाती थी। तो उनमें बहुत ज़्यादा भेदभाव था। धार्मिक चिन्हों पर प्रतिबंध था कि धार्मिक चिन्ह भी कुछ भी आप यूज नहीं कर सकते हो। विदेशी सेवाओं का भत्ता का उन्मूलन, यानी विदेशी सेवा भत्ता का उन्मूलन, यानी कि जो आप विदेश में जो काम करोगे उसके ऊपर भी एक्स्ट्रा कोई पैसा नहीं मिलेगा। और करने का समान सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, ये भी एक नए नियम, सामान्य सेवा, इन्हें सबको एक साथ ही शामिल कर लिया जाए। तो एक ये कैनिंग का एक अधिनियम आया। और समुद्र पार करने का भय भय था, यानी कि ये सब कुछ, यानी कि जो लोग को सेना में शामिल किया जाता था या जिसमें नेवी में शामिल किया जाता था, तो उनको समुद्र में फेंक फेंक दिया जाएगा या मार दिया जाएगा। तो ये सब डर थे। और वेलोर विद्रोह हुआ था 1806 भी। तो ये भी एक सैन्य सैन्य कारण था 1857 क्रांति स्टार्ट होने का। फिर बात करते हैं राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण में विलय नीतियां, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पे, यानी कि जो डलहौजी ने स्टार्ट किया था। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या हो गया कि वो जो राज्यों को मिलाने लग गए, तो इससे असंतोष हो गया लोगों के बीच में, सहायक संधि हो गई और कुप्रशासन हो गया। तो ये राजनीतिक कुछ कारण थे जिसके कारण यथास्थान क्रांति होनी थी। फिर तत्कालीन कारण, जो उसी टाइम जो चिंगारी भड़की थी वो कहाँ से भड़की थी, वो आपको सबको पता है कि हड्डी धूल की अफवाहें हो गई, जैसे एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस, जो मंगल पांडे से रिलेटेड जो बात बताई जाती है, तो वही है इसमें कि मंगल पांडे है, उसने फिर वो गोली चला दी थी। तो उसके बाद ये विद्रोह हो गया 1857 क्रांति। तो ये तत्कालिक कारण था उस टाइम का। तो बात करते हैं अब नेक्स्ट, कि विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई। तो सबसे पहले बैरकपुर छावनी थी, वहां पे मंगल पांडे एक सैनिक थे। तो उसमें मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में क्या कि विद्रोह की शुरुआत की। कब? 10 मई 1857 को ये विद्रोह की शुरुआत हुई, जिसमें के बाद दिल्ली मार्च का प्लान बनाया गया, जिसमें लोग क्या है, दिल्ली चलो का नारा दिया गया, जिसमें बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया गया था। फिर बात करते हैं कि प्रमुख केंद्र और नेता की बात कर लेते हैं। तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर हो गए, जनरल बख्त खान दोज ने जो बहादुर शाह जफर की जगह बख्त खान ने ली थी। तो दिल्ली
क्योंकि बहादुर शाह जफर को बीमारी वगैरह इतना चल नहीं सकते थे, तो उसके ब्याह पे कौन जाता था? जनरल बख्त खान उसके ब्याह पे था दिल्ली के लिए। दिल्ली से कानपुर से नाना साहेब ताता टोपे थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल थे, बरेली से खान बहादुर खान थे, और बिहार या आरा से कुंवर कुंवर सिंह थे, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, और फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला थे। तो ये सारे प्रमुख केंद्र और नेता थे उस टाइम के। विद्रोह की प्रकृति कैसी थी ये देख लेते हैं। तो इसमें हिंदू मुस्लिम एकता देखी गई कि इसमें मुस्लिम भी थे और हिंदू थे, दोनों ने मिलके इसका विरोध किया। फिर बात करते हैं विद्रोह का दमन कर दिया गया किसके द्वारा? 1857 वाली क्रांति का ब्रिटिश अधिकारी और बादशाह का बहादुर शाह जफर को क्या कर दिया गया? रंगून भेज दिया गया, और ब्रिटिश अधिकारियों ने क्या कर लिया गया? ज्यादा दबाव देके इस विद्रोह का क्या हो गया? दमन कर दिया गया। विफलता के कारण क्या क्या थे? तो सबसे पहला जो कारण था अखिल भारतीय भागीदारी का अभाव, यानी पूरी भारत के जो लोग थे शामिल डायरेक्ट रूप से नहीं थे, तो कुछ वर्गों का समर्थन था, जैसे जमींदारी साहूकार जो टॉप के लोग थे वो ही उसमें शामिल थे, बाकी किसान लोग छोटे मोटे जो थे वो इसमें शामिल नहीं थे। कमजोर हथियार थे, उपकरण भी नहीं थे, बहादुर शाह जफर का कमजोर नेतृत्व था, और समन्वय और योजना का अभाव, योजना बिना योजना के सब कुछ हो रहा था, और एकीकृत विचारधारा का अभाव भी था, यानी इंटीग्रेटेड या जो एकीकृत विचारधारा थी वो भी नहीं थी उस टाइम। यानी कि जो स्वदेशी जैसे आंदोलन हुए थे, बाद में हुए थे ऐसे आंदोलन, तो उसमें जनता जुड़ गई थी, ऐसा कुछ भी एकता उस टाइम नहीं दिखी थी। तो ये था विफलता के कारण। विद्रोह की प्रकृति कैसी थी वो बात कर लेते हैं। तो ये थी वीडी सावरकर ने इसे स्वतंत्रता का पहला युद्ध बोला गया। वीडी सावरकर द्वारा स्वतंत्रता का पहला युद्ध बोला गया, और सिपाही विद्रोह से अधिक, राष्ट्रीय क्रांति से ये कम था। यानी पहले कुछ भी नहीं हो रहा था, तो सिपाही विद्रोह से थोड़ा सा अधिक हो गया, और लेकिन राष्ट्रीय जो क्रांति आई उससे बहुत ही कम था। परिणाम क्या हुआ? एक्ट फॉर बेटरमेंट ऑफ इंडिया 1858 एक एक्ट पारित किया गया, यानी अब इंडिया को लोगों उसको ब्रिटेन को पता चल गया कि अब लोग है वो अपने विरोध करने लग गए। जैसे ये 1857 क्रांति हुई, तो उन्होंने थोड़ा सा लॉलीपॉप देने की कोशिश की। इसमें एक्ट फॉर बेटरमेंट ऑफ इंडिया 1858 की लेके आए, जिसमें क्या था कि कंपनी का शासन का अंत कर दिया गया और क्राउन शासन की शुरुआत कर दी गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोड ऑफ डायरेक्टर भी समाप्त कर दिए गए। यूके में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई, जिसमें 15 सलाहकार शामिल थे। फिर बात करते हैं भारत में गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। भारत में गवर्नर जनरल को वाइस राय का नाम चेंज कर दिया गया। पहले क्या था? भारत का गवर्नर जनरल था, अब क्या हो गया चेंज? वाइस राय। प्रथम वाइस राय लॉर्ड कैनिंग हुए, और भविष्य में विलय पर रोक, और शासकों की गरिमा और अधिकार की रक्षा, ये इसमें एक्ट में थे। और फूट डालो और राज करो की नीति का विस्तार किया गया, यानी अब किसके बीच में? जो मुसलमान और हिंदुओं के बीच, या फिर और भी बहुत सारे बीच की जो लड़ाइयां हैं वो शुरुआत इन्होंने फूट डालो राज करो की नीतियां अपनानी स्टार्ट कर दी। किसने? ब्रिटेन ने। फिर बात करते हैं इसमें, सॉरी थोड़ा देख लेते हैं और कुछ बाकी तो नहीं है। हाँ, तो ये 1857 की क्रांति के बारे में अपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया। फिर बात करते हैं नागरिक और आदिवासी विद्रोह कौन से हुए थे उस टाइम। विद्रोह 1857 की क्रांति से पहले जो विद्रोह हुए थे, जैसे आदिवासी विद्रोह हो गए, या और कुछ कई विद्रोह हुए थे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम में आने के लायक हैं, तो वो इसमें शामिल है। तो बात करते हैं, देखते हैं कौन से थे। तो ये पहले तो ये पढ़ लेते हैं कि आदिवासी विद्रोह के कारण क्या थे, थोड़ा सा कारण पढ़ लेते हैं। तो भू राजस्व प्रणालियों का जो वही है, जो पहले जो शोषण होता था लोगों का, तो उसके उसमें क्या हुआ फिर? ये जो कुछ आदिवासी लोग थे, इन्होंने उनके उनके अंदर हस्तक्षेप स्टार्ट किया, तो उन्होंने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। बाहरी लोगों का प्रवेश किया आदिवासी क्षेत्रों में, और पारंपरिक कृषि प्रणाली का विघटन होने लगे। अपने हिसाब से नील की खेती हो गई इस टाइम, जैसे बाद में होगा ये चीजें। तो ये सब खेतियां होने लगी। भू राजस्व यानी कि जो टैक्स की है ना, वो भी उत्पीड़न होने लग गया। तो इसके विद्रोह में आदिवासी विद्रोह हुए और कुछ किसान भी विद्रोह हुए। तो सबसे पहले
कौन किस क्षेत्र में? बंगाल और पूर्वी भारत में जो विद्रोह हुए वो देख लेते हैं। पहला था सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह अकाल और पवित्र स्थानों पर प्रतिबंध था। अकाल था उस टाइम और पवित्र स्थानों पर प्रतिबंध था। सन्यासी विद्रोह इसके खिलाफ हो गया बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। आनंद भट्ट में इसका इसका जो जिक्र किया गया, आनंद भट्ट जो एक इसका उपन्यास था बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, उसमें सन्यासी विद्रोह हो गया। तो ये सारे कौन कहाँ के थे? बंगाल और पूर्वी भारत के थे। तो हो विद्रोह हो गया, चुआर विद्रोह हो गया, कोल विद्रोह जो छोटा नागपुर और बाहरी लोगों का निष्कासन यानी छोटा नागपुर एरिया में हुआ था। खोंड विद्रोह, मानव बलि प्रथा, मारिया का विरोध इसमें खोंड विद्रोह में हुआ था। यानी खोंड विद्रोह किससे संबंधित था? मानव बलि से संबंधित है। मारिया का विरोध था इसमें। और संथाल विद्रोह, राजमहल हिल्स, सिद्धू और कान्हा इसके अंदर शामिल थे। यानी संथाल विद्रोह क्या था? ये आता है एग्जाम में। तो राजमहल हिल्स जो नॉर्थ ईस्ट में है, सिद्धू और कान्हू दो जो लोग थे इसमें साहूकार थे, प्रशासक साहूकार, और जो इन्होंने स्टार्ट किया था इस विद्रोह को। और संथाल परगना का निर्माण कारण था प्रशासक और साहूकार पुलिस का उत्पीड़न होता है। इसके विरोध में सिद्धू और कानू ने संथाल विद्रोह किया था। फिर पागलपंथी, अर्ध धार्मिक और जमींदारों का विरोध इस विरोध में। और फिर मुंडा विद्रोह, छोटा नागपुर बिरसा मुंडा के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये मुंडा विद्रोह था। ये कब कब हुआ ये देख लेते हैं थोड़ा सा। उलुग ग्लानिया, इसकी जो डेट है वो आगे आ जाएंगी, लेकिन अभी क्या करेंगे अपन, जो मेन इसके पॉइंट्स है वो अपन पढ़ रहे हैं। फिर उल्ग गुलान या महान कोलाहल इसको बोला जाता है। पारंपरिक भू धारण प्रणाली का विघटन, यानी कि जो लोग पुराने जमाने से खेती करते आ रहे थे तो उसका क्या हुआ, थोड़ा सा ब्रिटेन ने स्टार्ट किया नई प्रणाली, तो उसका विरोध में मुंडा विद्रोह हुआ था। छोटा नागपुर एरिया यानी छत्तीसगढ़ और झारखंड एरिया में हुआ था। फिर बात करते हैं उत्तर पूर्व भारत में कौन से हुए। अहोम विद्रोह असम में हुआ। खासी विद्रोह मेघालय और बाहरी लोगों का विरोध में हुआ। और सिंह फोर्स कुकीज, नागा, थेराका और रानी गढ़दिल्लू, गाइड गढ़दिल्लू नाम है, हाँ। सिंह फोर्स, कुकीज, नागा और थेराका, रानी गढ़दिल्लू, ये सब कौन से उत्तर पूर्व के कुछ विद्रोह थे। पश्चिम भारत के विद्रोह भी हुए कुछ। भील विद्रोह खंडेश महाराष्ट्र में, कोली विद्रोह, रामोसी विद्रोह पश्चिम घाट और चित्तूर में हुआ। दक्षिण भारत के कुछ विद्रोह है वो पालीगर विद्रोह मालाबार में हुआ। रंपा विद्रोह आंध्र, अलूरी, सीताराम राजू, इसमें रंपा विद्रोह में ये शामिल थे। और आंध्र प्रदेश की साइड हुआ अलूरी, सीताराम और राजू। इसमें सीताराम राजू इसके जो मेन स्टार्ट करने वाले थे। और भी कोया विद्रोह, ये सारे दक्षिण भारत के थे। इसी बीच हम कुछ सामाजिक धार्मिक सुधारों की बात कर लेते हैं 19वीं शताब्दी के कुछ। तो सामाजिक आर्थिक धार्मिक सुधार हुए वो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखो उस टाइम क्या होते कि मध्यम वर्ग और पश्चिमी शिक्षित बुद्धिजीवी का द्वारा नेतृत्व किया गया इन सुधारों का। और उदारता, समानता, मानवतावाद के विचार पर आधारित थी। और लक्ष्य क्या था कि महिलाओं की मुक्ति, बाल विवाह, सती प्रथा, बहुविवाह, इन सब से ये लक्ष्य था इनको इससे मुक्ति मिले और जातिगत कठोरता का उन्मूलन हो और धर्मों में सुधार हो। मूर्ति पूजा, रूढ़िवादी प्रथाएं उनको थोड़ा सा कम करने की कोशिश की गई। अब सबसे पहले महिलाओं से संबंधित सुधार क्या क्या हुए कि सती प्रथा का उन्मूलन हुआ 1829 में। राजा राम मोहन राय और बेंटिक उस टाइम थे, तो राजा राम मोहन राय प्लस बेंटिक। और विधवा पुनर्विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में ये लाया गया। और बाल विवाह का विरोध, जिसमें बी एम मालाबारी और एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 लेके आए गए बाल विवाह का विरोध में। और बी एम मालाबारी और महिला शिक्षा के लिए बेथुन स्कूल स्टार्ट किया ज्योतिबा फुले ने 1863 में। और फिर महत्वपूर्ण सुधार आंदोलन और कौन से थे, इसमें था पहला ब्रह्म समाज जो अपन पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। तो इसका मेन मकसद था मूर्ति पूजा विरोधी था, एक ईश्वरवाद था, महिलाओं के लिए अधिकार, जातिगत कठोरता का विरोध था और तर्क संगतता पर आधारित और वेदों पर आधारित था। यंग बंग आंदोलन ये हेनरी विवियन डिजेरियो के द्वारा स्टार्ट किया गया। तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा
देवेंद्रनाथ टैगोर ने स्टार्ट किया। और सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, जातिगत भेदभाव का उन्मूलन, यह हम पढ़ चुके हैं। आर्य समाज दयानंद सरस्वती 1875 में स्टार्ट किया, और इसका मेन स्लोगन था वेदों की ओर लौटो और वेदों की ओर की अचूकता। महिलाओं की मुक्ति और जातिगत कठोरता का विरोध और शुद्धि आंदोलन इसका मेन मकसद थे, आर्य समाज दयानंद सरस्वती का। फिर स्वामी विवेकानंद की वेलूर मठ में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और मानवता की सेवा ईश्वर की सेवा है और धार्मिक सहिष्णुता, सभी धर्मों की एकता, ये इसमें कहा गया। फिर बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एच सी की, एच एस अलाकोट और एनी बेसेंट, इन तीनों की ये साझा। एनी बेसेंट को 1907 में इसको बनाया गया था इसका अध्यक्ष, लेकिन ये एच पी बालास्की और एच एस आलाकोट और एनी बेसेंट ये तीनों इसमें शामिल थे। फिर सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, इसका स्लोगन था निस्वार्थ सेवा, ये स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। फिर बात करते हैं मुस्लिम सुधारों में। तो मुस्लिम सुधार, तो सबसे पहले सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना की, जिसमें पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने की कोशिश की गई और ब्रिटेन के प्रति ब्रिटिश के प्रति वफादारी दिखाई, और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना इनके द्वारा की गई। फिर बात करते हैं देवबंद स्कूल, रूढ़िवादी इस्लाम के विरोध में इन्होंने स्टार्ट किया गया। एक अहमदी आंदोलन भी इसके खिलाफ हुआ था, और वहाबी आंदोलन भी। शाह वलीउल्लाह, ब्रिटिश और सिख विरोधी ये आंदोलन था वहाबी, जिसमें शाह वलीउल्लाह इनके नेतृत्व करता थे। फिर बात करते हैं पारसी सुधारों में। तो पारसी सुधारों में रहमानाई, माजन दासन सभा, दादा भाई नौरोजी और फरदूजी और एस एस बंगाली, इन तीनों ने ये स्टार्ट किया था, ये सभा बनाई थी। और ये समाचार पत्र दादा भाई नौरोजी का है, और ये रस्त गोप्तर नाम है दादा भाई नौरोजी की समाचार पत्र का, इन्होंने स्टार्ट किया था, गुजराती में किया था स्टार्ट ये। फिर बात करते हैं दक्षिण भारत के सुधार आंदोलन। दक्षिण भारतीय जिसमें श्री नारायण गुरु धर्म परिपालना, श्री नारायण गुरु इजवा का उत्थान और जस्टिस आंदोलन हुआ था, जिसमें पीटी चेटिया, सीएम मुदलियार, टीएम नायर और गैर ब्राह्मणों के लिए आरक्षण के लिए ये जस्टिस आंदोलन स्टार्ट किया गया था। और आत्मसम्मान आंदोलन, ईवी रामास्वामी पेरियार, ब्राह्मणवादी सर्वोच्चता का विरोध इसमें किया गया, जिसमें आत्मसम्मान आंदोलन था। और मंदिर प्रवेश आंदोलन हुआ था, और वाईकोम सत्याग्रह, ये आ जाता है एग्जाम में, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये केरल से स्टार्ट हुआ वाईकोम सत्याग्रह, और ये किससे संबंधित था, अस्पृश्यता से, अनटचेबिलिटी से संबंधित था। तो ये प्रमुख सुधार आंदोलन थे, सामाजिक सुधार आंदोलन थे, जो धार्मिक सुधार और सामाजिक सुधार थे। फिर बात करते हैं राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, कि अब आगे आगे की गाड़ी है वो कहाँ की तरफ जाएगी, आजादी की तरफ जा रही है। तो राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ भारत में, तो ब्रिटिश की वास्तविक प्रकृति की पहचान हुई कि ब्रिटिश अब भारत में क्या करना चाह रहे हैं, ये तो अपने को लूटना चाह रहे हैं। फिर राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण हुआ, रेलवे, सिविल सेवा, न्यायपालिका, शिक्षा, इनमें थोड़ा सा भागीदारी बढ़ी, तो इससे लोगों को नॉलेज हुआ। फिर पश्चिमी विचार और शिक्षा, जैसे रूसो, लोक और मिल, ये पश्चिमी विचार और शिक्षा का प्रचार हुआ, जिसमें रूसो, लोक और मिल इसको पढ़ा गया। तो ये सब अ, ये सब क्या थे, राष्ट्रवाद उदय के कारण हुए थे। प्रेस और साहित्य का विकास हुआ धीरे धीरे, तो उससे क्या हुआ, लोगों के पास खबरें पहुंचने लगी, और ये प्रेस और साहित्य और भारत के अतीत की पुनर्खोज, यानी भारत पहले क्या था, अब क्या है, तो इस ये चीजों ने भी धीरे धीरे लोगों ने सोचना शुरू किया, तो ये भी राष्ट्रवाद की तरफ लेके जाने लग गया भारत के लोगों को। नए सुधार आंदोलन और मध्यम वर्ग के जो नए सुधार हुए, जैसे नई नई एजुकेशन, जो जैसे ज्योतिबा फुले जैसे लोगों ने, और ये राजा राम मोहन राय जैसे लोग थे, तो उन्होंने लोगों के नए सुधार स्टार्ट किए, तो इससे दिमाग में लोगों के राष्ट्रवाद का उदय हुआ। और प्रतिक्रिया नीति और नस्लीय अहंकार, ये भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में, कि लिटन की नीतियां थी, दिल्ली दरबार 1870 में सिविल सेवा की आयु कम करना, यानी ये नस्लीय अहंकार था, यानी कि जो चीजें आप एक तरह से रेसिज्म फैलाते थे, वो लिटन ने
सिविल सेवा की आयु को कम कर दिया गया दिल्ली दरबार 1877 में। वर्नाकुलर रेप्रेस एक्ट था 1878 में। इल्बर्ट विल विवाद रिपन ने भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय विषयों पर मुकदमा चलाने का अधिकार दे दिया। और नस्लीय अन्याय की पहचान हो गई कि कौन अपने साथ बुरा कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है। तो ये सारे फैक्टर मिलके भारत में एक राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो कुछ अब इसके बाद कांग्रेस स्टार्ट होगी, लेकिन कांग्रेस से पहले कुछ संगठन और बने थे, तो उनके बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले एक संगठन था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, 1851 में बना था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, जो राधाकांत देव ने स्टार्ट किया था। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, सॉरी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, वो दादा भाई नौरोजी लंदन से स्टार्ट किया था इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। और सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया है वो था दादा भाई नौरोजी का था, लेकिन वो एक अलग चीज थी। तो ईस्ट इंडिया का एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी ने लंदन से स्टार्ट किया था। फिर इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष ने स्टार्ट की। और इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता एसोसिएशन इंडियन, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, ए एम बोस और बनर्जी ने स्टार्ट किया था। पूना सार्वजनिक सभा एम जी रानाडे और जीवी जोशी ने स्टार्ट किया था। एम जी रानाडे और जीवी जोशी ने स्टार्ट किया। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाएगी। और मद्रास महाजन सभा, महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा, राघवाचार्य एमबी और जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू, राघवाचार्य, सुब्रमण्य अय्यर और आनंद चार्लू, ये सारे मिलके इन्होंने मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी। फिर बात करते हैं कि इसके बाद आ जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो थोड़ा सा उनके कांग्रेस के बारे में कैसे बनी ये पढ़ लेते हैं। तो स्थापना ए ओ ह्यूम ने 1885 में, और 28 दिसंबर को हुई थी 1885 में। पहला स्तर बॉम्बे में हुआ था, डब्ल्यू सी बनर्जी उसके अध्यक्ष रहे। और दूसरा कौन सा था, दादा भाई नौरोजी रहे थे। और कलकत्ता अधिवेशन था दूसरा 1886 में। और इसी के अंदर सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत भी पहले जो जो बनी थी, तो उसको बोला गया था सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत के आधार पे आधारित थी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। फिर बात करते हैं नरमपंथी विचरण, जो इसके बाद 1885 से लेकर 1905 तक एक नरमपंथी चली थी, जिसमें क्या ज्यादा विद्रोह नहीं हुआ था, ज्यादा मारकाट नहीं हुई थी तब तक। इसमें क्या था, ये प्रमुख नेता कौन कौन थे, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू सी बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता, ये सब नरमपंथ में आते थे। और रणनीति क्या थी, संवैधानिक आंदोलन करते थे सिर्फ। और 3P पे आधारित था, प्रेयर्स, पिटिशंस और प्रोटेस्ट। सिर्फ इसी पे आधारित था कि प्रेयर्स करते थे, प्रेयर करते थे यानी कि कुछ प्रार्थना करते थे, पिटिशन डालते थे या फिर प्रोटेस्ट करते, ये तीन ही सिद्धांत इन्होंने अपनाए थे। लक्ष्य था कि जनमत को तैयार करना, उस टाइम लोगों को इकट्ठा कर रहे थे और जन समूह को शिक्षित करना और एकजुट करना। योगदान इसका क्या रहा, आर्थिक आलोचना, संवैधानिक सुधारों की वकालत इन्होंने की और सिविल अधिकारों की वकालत इन्होंने की। कमियां क्या हुई कि संकीर्ण सामाजिक सुधार हुए और जनसमूह की सीमित भूमिका, यानी लोग ज्यादा इसमें जुड़े नहीं, और सामाजिक सुधार भी बहुत संकीर्ण आधार पर हुए। तो ये नरमपंथी चरण था। फिर बात करते हैं उग्रवादी चरण, यानी क्रांतिकारी या उग्रवादी चरण जिसको बोला गया। तो ये 1905 के बाद या 1900 से स्टार्ट हो जाता है, जब गांधी जी के जस्ट पहले स्टार्ट होता है। तो उदय के कारण क्या थे, ये पढ़ लेते थोड़ा सा। सबसे पहले उदय के कारण उग्रवादी चरण के, वो हुआ था कि ब्रिटिश शासन की वास्तविक प्रकृति की पहचान होगी कि लोगों को ये ब्रिटिश चाहते क्या, आखिर ये ब्रिटिश है अपने से क्या चाहते हैं, लोगों अपना अपना कोई भलाई नहीं कर रहे हैं, ये अपना फायदा देख रहे हैं। तो ये चीजें लोगों को समझ में आने लगी। आधिकारिक गुप्त अधिनियम, विश्वविद्यालय अधिनियम, ये कर्जन लेके आया था। तो अधिकारिक गुप्त अधिनियम 1904 और विश्वविद्यालय अधिनियम, तो इसके विरोध में भी ये उदय के कारण लोगों के अंदर असंतोष बढ़ा। तो इसके कारण क्या हुआ कि लोग उग्रवादी विचारधारा की ओर प्रेरित होने लगे। आत्मनिर्भरता पर ध्यान थोड़ा देने की, स्वदेशी आंदोलन की ओर जाने की कोशिश हो गई थी। और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, जापान ने रूस को हराया था उस टाइम, क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था, तो जापान ने रूस को हरा दिया था। और उस इस कारण लोगों के अंदर क्या थी कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां थी कि बंगाल में विभाजन कर दिया, नरपंथियों की उपलब्धियों से असंतोष था, यानी नरमपंथियों की उपलब्धियों से
असंतोष था कि पहले जो लोग नरपत्ती से करे थे वो बात मानी नहीं जा रही थी उनकी, तो वो भी असंतोष था। फिर बात करते हैं नेतृत्व किसने किया, कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, यानी लाल बाल पाल और अरविंदो घोष, ये तीनों, ये चारों इनके जो नेतृत्व करने वाले थे। लक्ष्य क्या था, प्रत्यक्ष कार्रवाई, जनसमूह को सशक्त बनाना और स्वराज प्राप्त करना, यानी स्वराज की पूर्ण मांग की बात हो गई थी। फिर है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन 1905 में स्टार्ट हुए, तो वो देखते हैं इन्होंने क्या कहाँ से स्टार्ट किया था, कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से स्टार्ट किया। सबसे पहले क्या किया, बंगाल विभाजन का विरोध, करजन द्वारा 1905 में जो बंगाल विभाजन किया उसका विरोध किया इन्होंने। फिर राष्ट्रीयता का तंत्रिका केंद्र ये बन गए थे। उद्देश्य था राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलना, और अ, किसका उद्देश्य था ये जो राष्ट्रवादी आंदोलन जो ब्रिटिश थे उनका उनका मकसद क्या था, इनको कुचलना। बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया 7 अगस्त 1905 को, और पूरे देश में फैला। तिलक लाल लाला लाजपत राय और अजीत सिंह पूरे देश में फैला रहे थे। बनारस सत्र 1905 में, जो बनारस में सत्र हुआ 1905 में, गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उसमें उस आंदोलन में इसका समर्थन हो गया। और कलकत्ता सत्र 1906 में, इसके जस्ट आगे वाला कलकत्ता सत्र यानी कि अधिवेशन हुआ, उसमें दादा भाई नौरोजी को दोबारा अध्यक्ष बनाया गया और स्वराज को घोषित लक्ष्य को घोषित किया गया, जिसमें अभी क्या है, उग्रवादी चरण स्टार्ट हो गया है। यानी उग्रवादियों की मांग थी पूरे भारत में विस्तार, जन भागीदारी, छात्र नेत्र, महिलाएं, निम्न वर्ग, सब कुछ सबको शामिल किया जाए, ये इनका मकसद था। कुछ धार्मिक पहलू जैसे गणपति शिवाजी उत्सव भी इसमें अच्छी भूमिका निभा रहे थे, और सरकार की दमन नीति के खिलाफ ये चीजें हो रही थी। फिर बात करते हैं अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, यानी जो मुस्लिम लीग 1906 में स्थापना हुई, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ये ब्रिटिश को समर्थन करना इसका काम था, और कांग्रेस का मुकाबला ये करने के लिए इन्होंने मुस्लिम लीग ने, आगा खान ने 1906 में ये मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। तो इसकी स्थापना किसने की थी, आगा खान ने। और फिर बात करते हैं 1907 में सूरत विभाजन, सूरत स्प्लिट में, सूरत में विभाजन हुआ कांग्रेस का, नरम दल और गर्म दल में बंटी। तो उसकी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। कारण क्या था, कि उग्रवादी बनाम नरमपंथी विचार हो गए थे। उग्रवादी पूरे भारत में आंदोलन का विस्तार करना चाह रहे थे, नरमपंथी सीमित रखना चाह रहे थे, और तिलक को अध्यक्ष बनने पर बनाने में विवाद हो गया था। और उस टाइम तिलक को अध्यक्ष बना रहे थे, तो क्योंकि वो गर्म दल के थे, तो जो नरम दल वाले थे उन्होंने उसका विरोध किया, तो इसके कारण विवाद हो गया। और नरमपंथियों ने ब्रिटिश से कंसेशन की उम्मीद की, ब्रिटिश बीच में आएंगे तो ये कंसेशन की उम्मीद की थी। और आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया, यानी आंदोलन का कोई लीडर नहीं बचा, बड़े लीडर थे वो खिलाफ हो गए थे। फिर बात करते हैं 1909 में मार्लियामेंटो सुधार, जिसमें क्या किया गया था, कि निर्वाचन सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई थी, अप्रत्यक्ष चुनाव स्टार्ट हो गए थे, यानी, और मुसलमानों के लिए पृथक, ये जो मेन जो एग्जाम में आता है वो ये आता है पृथक निर्वाचन क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण था। और वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सत्येंद्र नाथ सिन्हा को शामिल कर लिया था। तो ये ऑप्शन में आ सकते हैं, तो ये ध्यान रखना। स्टेटमेंट में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई थी, अप्रत्यक्ष चुनाव की बात हुई थी, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, और सबसे महत्वपूर्ण यही है। और इसमें वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सत्येंद्र सिन्हा को स्टार्ट किया। पहला आईसीएस जो बने थे वो यही थे, सत्येंद्र नाथ सिन्हा, क्लियर करने वाले। फिर बात करते हैं, ये हो गया कि क्रांतिकारी और उग्रवाद चरण कैसे स्टार्ट हुआ। फिर गतिविधियां क्या क्या हुई पहले चरण की। तो पहले बंगाल में कौन सी गतिविधियां चल रही थी, तो ये थी कि अनुशीलन समिति का गठन हुआ बंगाल में, युगांतर प्रकाशन, अलीपुर षड्यंत्र केस, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस और किंग्सफोर्ड के के खिलाफ हुआ था। प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस ये इसमें शामिल थे, अलीपुर षड्यंत्र केस थे केस में। और दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 में रास बिहारी बोस, सचिन सान्याल और वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका गया था। इसमें किंग्सफोर्ड पे को मारा गया था, ये प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा। फिर रास बिहारी बोस 1912 में, सचिन सान्याल और वायसराय ने दिल्ली षड्यंत्र केस जिसको बोला जाता है, वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका था। ये अनुसूचित समिति के बारे में अगर थोड़ा सा पढ़ लेंगे बाद में। चलो फिर बात करते हैं महाराष्ट्र में क्या क्या हुआ था। महाराष्ट्र में तिलक के जनरल केसरी मराठा में केसरी और
मराठा 2 अखबार जनरल स्टार्ट किए थे तिलक ने। तो ये एक का नाम केसरी जो मराठी में था, और मराठा जो अंग्रेजी में था, ये ध्यान रखना। मराठा है वो अंग्रेजी में था और केसरी है वो मराठी में था। फिर बात करते हैं चापेकर ब्रदर्स स्टार्ट किया महाराष्ट्र में। पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या किसने की थी? चापेकर ब्रदर्स ने की थी। फिर अभिनव भारत सावरकर सावरकर ने लिखी थी उस टाइम, अभिनव भारत। और नासिक षड्यंत्र केस, जिसमें नासिक में डीएम जैक्सन की हत्या की सावरकर को काला पानी की सजा हो गई थी। फिर बात करते हैं पंजाब। पंजाब में लाला लाजपत राय पंजाबी और अजीत सिंह भारत माता, ये दो जो पंजाब के अंदर भारत माता और ये जो दो पत्रिकाएं हैं वो चलाते थे। और भारत के बाहर मैडम बिकाजी कामा पेरिस में जिनेवा में वंदे मातरम का सॉन्ग वहीं पे गाया था। तो मैडम बिकाजी कामा पेरिस में जिनेवा में वहां पे वो अपने आंदोलन को वो आगे बढ़ा रही थी। और इंडिया हाउस होम रूल सोसाइटी रामकृष्ण वर्मा लंदन से इन्होंने स्टार्ट किया था। इंडिया हाउस और होम रूल सोसाइटी राम श्याम जी कृष्ण वर्मा लंदन से। तो ये भारत के बाहर से स्टार्ट किया था इनका समर्थन करना। तो क्रांतिकारी गतिविधियों का पहला चरण। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या क्या गतिविधियां हुई वही बात कर लेते हैं। यानी गदर पार्टी की स्थापना हुई 1913 में सैन फ्रांसिस्को में यूएसए में। यानी गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने स्टार्ट किया था। और बर्लिन समिति फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, बर्लिन लाला हरदयाल भूपेंद्र नाथ दत्त, ये भी बर्लिन समिति फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, ये गदर पार्टी इसी से निकली हुई थी। तो ये लाला हरदयाल से स्टार्ट हुई थी। फिर होमरूल लीग आंदोलन भी स्टार्ट हो गया 1916 में। तो वो किसने स्टार्ट किया? बाल गंगाधर तिलक 1916 में, एनी बेसेंट 1916 में। इसका उद्देश्य क्या था? स्वशासन का विचार जन समूह तक पहुंचाना। न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट के जनरल थे ये बुक, ये जो पत्रिका लिखती थी एनी बेसेंट, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये एनी बेसेंट के थे। और जन समूह में राजनीतिक चेतना का प्रसार करे थे। कैसे? ये एनी बेसेंट इसके थ्रू लोगों में राजनीतिक चेतना का प्रचार कर रही थी। फिर बात करते हैं लखनऊ स्तर में क्या हुआ 1916 में। लखनऊ का जो अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष बनाए गए एच सी मजुमदार, और उग्रवादियों को कांग्रेस में वापस लाया गया। यानी कि जो उग्रवादी विचारधारा के थे उनको कांग्रेस में वापस लाया गया, यानी कांग्रेस एक हो गई जब उस टाइम एच सी मजुमदार उसके अध्यक्ष थे। और लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में। लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में इसको बोला गया था लखनऊ समझौता। इसमें क्या था? उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश के खिलाफ एकजुट होना और मुस्लिम लीग का रुख परिवर्तन। तुर्की बंगाल विभाजन हो गया था तो रुख परिवर्तन हो गया था, भारत की तरफ ज्यादा फोकस हो गया। तो इस चक्कर में इन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ बोलने की नीति अपनाई। कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का स्वीकार किया था। और दो राष्ट्र सिद्धांत की नींव रखी गई थी। यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग लखनऊ समझौते में क्या मतलब क्या था कि उद्देश्य ब्रिटिश के खिलाफ संयुक्त मांग, और मुस्लिम लीग का रुख परिवर्तन। कांग्रेस में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों को स्वीकार किया कांग्रेस और मुस्लिम दोनों ने। और दो राष्ट्र सिद्धांत की नींव यहीं से रखी गई। फिर बात करते हैं किसान आंदोलन। 1857 के बाद जितने भी किसान आंदोलन हुए उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर अपन गांधीवादी युग पे चलेंगे। तो सामान्य कारण क्या थे इसके किसान आंदोलन के? कारण सामान्य कारण थे जमींदारों की दमनकारी प्रथाएं थी, किराएदार बना दिया था किनको? किसानों को। किराया निष्कर्षण और अधिभोग अधिकारों का अभाव, यानी कि अधिकार उनको, उनके पास इतने अधिकार नहीं थे। पहला था इंडिगो विद्रोह 1859-60 में, जबरन नील की खेती का विरोध में। 1859-60 में इंडिगो विद्रोह, नील की खेती विरोध में। पावनाकृषित दंगे हुए थे वो 1870-80 के दशक में हुए थे। तो पावनाकृषि दंगे पूर्वी बंगाल में हुए थे। किसान सभा अवध में स्टार्ट हुई थी। एका आंदोलन यूपी से स्टार्ट हुआ था। मोपला विद्रोह मालाबार केरला से स्टार्ट हुआ था। बारदोली सत्याग्रह गुजरात, सरदार पटेल की और सरदार की उपाधि इसी में मिली थी। तो बारदोली सत्याग्रह ये हो गया। और फिर तेलंगाना आंदोलन 1946 से 48 के बीच में। तो ये सारे 1946 से लेकर 48 के बीच में। तो ये बाद के भी
आंदोलन हुए थे वो भी बताया गया। ये तेलंगाना आंदोलन आज़ादी के आसपास हुआ था, कारण डोरा जमींदारों का द्वारा जबरन श्रम करवाना और आधुनिक भारत का सबसे बड़ा किसान छापामार युद्ध हुआ था ये। फिर बात बात करते हैं तेभागा। तेभागा आंदोलन 1946 में हुआ था, जिसमें मांग क्या थी? फसल का दो तिहाई हिस्सा और पारंपरिक आधे के बजाय दो तिहाई हिस्सा रखा जाए किसान के पास। फिर बात करते हैं गांधीवादी चरण आ जाते हैं। तो गांधीवाद चरण के अंदर क्या क्या है वो अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो स्टार्ट कर रहे हैं वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से। वैसे 1909 में अपने को पता है कि पार्लियामेंट सुधार हुआ, जिसमें पृथक निर्वाचन मांगा गया था कांग्रेस उसके लिए, जो हो गया था मुस्लिमों के लिए। तो उसके बाद 1919 वाला एक अधिनियम आया था, जिसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जिसको बोला जाता है, जिसमें प्रांतों में ड्यूल गवर्नमेंट स्टार्ट हो गई थी। आरक्षित और हस्तांतरित विषय थे। केंद्र में भी ड्यूल गवर्नमेंट स्टार्ट हो गए। और सिखों और ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार करने की कोशिश की गई, बोला गया इसमें। महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी इसी में, लेकिन सीमित मात्रा में। गवर्नर जनरल और गवर्नरों के पास व्यापक वीटो शक्तियां और बढ़ा दी गई। गवर्नर जनरल और गवर्नरों के पास प्रांतीय और केंद्रीय विषयों का पृथक्करण कर दिया गया। और सीधे चुनाव, सीमित मताधिकार, कुछ लोगों को मत देने का अधिकार दिया गया। सीधे चुनाव होंगे, डायरेक्ट चुनाव होंगे। ब्रिटिश खजाने द्वारा राज्य सचिव का भुगतान है। यदि राज्य सचिव जो भारत का बैठता था, उसके अंदर ब्रिटेन में बैठता था, तो उसका जो खर्चा था वो ब्रिटिश खजाने से ही किया जाएगा। ये चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू में 1919 में था। कमियां क्या थी? द्वैध शासन के मुद्दे, वीटो शक्तियां, सीमित मताधिकार, ये सारी इसकी कमियां थी, जिसके कारण क्या हुआ कि ये सफल नहीं हो पाया। फिर है गांधी जी का आगमन। दक्षिण अफ्रीका के समय बिताया। नेटल कांग्रेस, इंडिया कांग्रेस और सत्याग्रह की तकनीक वहां से सीखी थी। तो नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ये गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में की थी। और भारत में वापसी 1915 जनवरी में आ गए थे। प्रारंभिक सत्याग्रह कौन से थे? तो बात करें तो सबसे पहले 1917 में चंपारण सत्याग्रह। 1917 तीन कठिया प्रणाली, इंडिगो प्लांटेशन, राजकुमार शुक्ला इनके लेके गए थे। और ये किसके खिलाफ? तीन कठिया प्रणाली थी और इंडिगो प्लांटेशन के खिलाफ किया गया था। 1917 में किया था चंपारण। जो पहला सत्याग्रह जो बोला जाता है वो यही है गांधी जी का। दूसरा है अहमदाबाद मिल सड़क स्ट्राइक यानी हड़ताल। 1918 में पहले ही भूख हड़ताल थी। ये क्वेश्चन आता है, तो पहली 1918 में गांधी जी की भूख हड़ताल थी, वो पहले थी, प्लेग बोनस के खिलाफ थी। प्लेग बोनस जो नहीं दिया गया था उसके लिए अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद जो मिल के जो मजदूर थे उनके लिए की गई थी। फिर आया था खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। फसल खराब हुई थी, राजस्व की मांग, ये पहला सत्याग्रह स्टार्ट किया था खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, फसल की खराबी की वजह से। फिर बात करते हैं रोलेट एक्ट। रोलेट सत्याग्रह किसके खिलाफ किया गया था? ये रोलेट एक्ट बिना मुकदमे की हिरासत, ये इसका मकसद ये था, ये ब्रिटेन लेके आया था बिना मुकदमे की हिरासत में लेना, लेकिन इसका विरोध और रोलेट विरोध और हड़ताल और असहयोग करना इसमें रोलेट एक्ट सत्याग्रह में था। फिर बात करते हैं 1913 जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करते हैं। तो पंजाब में सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के खिलाफ है ना, एक जलसा हो रहा था पंजाब में। और जनरल डायर ने आदेश दिया गोली मारने के। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट उसके खिलाफ लौटा दिया। और हंटर कमीशन इसी की जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन बिठाया गया। फिर बात करते हैं असहयोग आंदोलन की। तो असहयोग आंदोलन का कारण क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड था और पंजाब में जो गड़बड़ियां हुई थी वो, और खिलाफत आंदोलन, इन सब का को मिला के क्या बना, क्या स्टार्ट किया गांधी जी ने 1920 में? असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। खलीफा के साथ ब्रिटिश का व्यवहार अच्छा नहीं था। गांधी जी ने ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष, गांधी जी को ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस का समर्थन मिला इसमें नागपुर सत्र में 1920 में। और लक्ष्य था स्वराज, पूर्ण शांति के साथ स्वराज की स्थापना करना।
और गतिविधियां क्या क्या हुई, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया गया, स्वदेशी का प्रचार किया गया और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया गया। लेकिन 1922 में चौरा चौरी घटना के बाद ये आंदोलन वापस ले लिया गया। प्रभाव क्या हुआ, जन भागीदारी वो बढ़ी और हिंदू मुस्लिम एकता भी इससे बढ़ी। फिर बात करते हैं स्वराजवादी और नो चेंजर्स, यानी स्वराजवादी जो कभी चेंज नहीं करना चाहते थे, उसी तरीके से चलना चाहते थे। उसमें स्वराजवादी में थे CR दास, मोतीलाल नेहरू, और इन्होंने एक स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में। हाँ, ये लिखा हुआ है। तो स्वराज पार्टी की CR दास, मोतीलाल नेहरू परिषदों में प्रवेश कर अवरोध पैदा करना था। ये कह रहे थे कि हम स्वराजवादी हैं और हम उस तरीके से परिषदों में खिलाफ प्रोटेस्ट करके वैसे हम काम करना चाहते हैं। नो चेंजर्स में थे पटेल और राजेंद्र प्रसाद, जिसमें रचनात्मक कार्य जारी रखना, जो काम आगे करना है, क्या क्या नई चीजें करनी है, वो पटेल और राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। फिर बात करते कांग्रेस, खिलाफत और स्वराज पार्टी का गठन 1923 में। ये स्वराज पार्टी का स्थापना किसने, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। फिर समाजवादी विचार वाले, कम्युनिस्ट पार्टी विचार वाले जो लोग थे वो कौन थे, कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1920 में ताशकंद MN रॉय के द्वारा स्थापना की गई 1923 में, यानी भारत कम्युनिस्ट पार्टी। MN रॉय और काकोरी षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र केस इसके बाद हुए। और फिर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, लाला लाजपत राय अध्यक्ष उनको बनाया गया। तो ये साम्यवादी विचारधारा के अंदर ये सारे कुछ अपन पढ़ते हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी 1920 ताशकंद में MN रॉय ने स्टार्ट की, काकोरी षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र केस, और ये भी इससे समाजवादी साम्यवादी विचारधारा से संबंधित, यानी कम्युनिस्ट से विचारधारा से प्रेरित थे। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, लाला लाजपत राय भी इसी के द्वारा ही प्रेरित थे। फिर बात करते हैं क्रांतिकारी गतिविधियां का दूसरा चरण। जो पहला चरण हो गया था 1905 से के आसपास से पहले वाले जो चरण था वो क्रांतिकारी का पहला चरण था। अब दूसरा चरण बात करते हैं, तो इसमें क्या हुआ था कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA स्थापना की गई। सचिन सान्याल और जोगेश चंद्र चटर्जी ने 1928 में स्थापना की थी इसकी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA, सचिन सान्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी। और HSRA, इसके बाद HSRA बनी, जिसमें कौन थे कि भगत सिंह को और जोड़ दिया गया। तो ये HSRA भगत सिंह के द्वारा बनाई गई थी और ये भी 1928 में बनाई गई थी। और काकोरी डकैती हुई, सैंडर्स की हत्या 1928 में, लाला लाजपत राय की मौत का बदला सैंडर्स की हत्या करके लिया गया 1928 में। और केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया था भगत सिंह, ट्रेड डिस्प्यूट बिल का जो हो रहा था, सुनवाई हो रही थी केंद्रीय विधानसभा में, उस टाइम भगत सिंह ने बम फेंका था। पंजाब नौजवान सभा की भारत सभा की स्थापना की, पंजाब नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा की गई। और लाहौर षड्यंत्र केस, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को इसके इसके विरोध में फांसी पर चढ़ाया गया था। और चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई। और शस्त्रागार, चटगांव शस्त्रागार छापा, चटगांव में शस्त्रागार, वो सूर्य सेन के द्वारा मारा गया। तो ये दूसरा चरण जिसमें क्रांतिकारी गतिविधियां हुई। फिर साइमन कमीशन 1928 में आया, तो उसमें क्या हुआ था वो देख लेते हैं। उद्देश्य क्या था साइमन कमीशन का, संवैधानिक सुधारों पर रिपोर्ट बनाना, संविधान में सुधार करना है। जैसे 1935 में इसके बाद भारत सरकार अधिनियम आएगा, तो उसका संवैधानिक सुधारों पर रिपोर्ट करना। विरोध, साइमन गो बैक, कोई भारतीय सदस्य नहीं, तो लाला लाजपत राय को लाठी भी इसी के चक्कर में, साइमन गो बैक के चक्कर में लगी थी। और उद्देश्य था इसका कि संवैधानिक सुधारों पर रिपोर्ट करना। फिर बात करते हैं कि नेहरू रिपोर्ट 1928, इसमें क्या था कि संविधान का मसौदा तैयार करना, यानी संविधान कैसे बनाया जाए। तो 1928 में जब पूर्ण स्वराज्य के मान, डोमिनियन स्टेटस की बात की गई, तो उस टाइम संविधान का मसौदा तैयार करने का प्रयास किया गया और डोमिनियन स्टेटस की बात की गई। पृथक निर्वाचन क्षेत्र का बहिष्कार कर अस्वीकार कर दिया गया और संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षित सीटों को मांग की गई। मौलिक अधिकारों का भी उल्लेख किया गया और जिन्ना की 14 सूत्री मांगे भी इसमें शामिल थी नेहरू रिपोर्ट के अंदर। फिर बात करते हैं कलकत्ता 17 1928 की बात करते हैं।
तो कलकत्ता स्तर 1928 में क्या हुआ था, जो 1928 में एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो उसमें नेहरू रिपोर्ट को मंजूरी मिली गई थी और डोमिनियन स्टेटस के लिए 1 साल का अल्टीमेटम दिया गया था, अल्टीमेटम मांगा गया था। तो ये था नेहरू रिपोर्ट के बारे में, 1928 में नेहरू रिपोर्ट हुई थी। फिर लाहौर का अधिवेशन हुआ 1929 के अंदर, तो उसमें क्या हुआ था कि अध्यक्ष जिसमें जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, उसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग को लक्ष्य को घोषित किया गया था और गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करने की कोशिश की गई थी, बात की गई थी और सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का नया संकल्प स्टार्ट किया गया था और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये लाहौर स्तर के अंदर 1929 में मनाया गया। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ इसके बाद लाहौर स्तर के बाद पूर्ण स्वराज्य की मांग के लिए। वो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था। इसमें गांधी जी की 11 सूत्री मांगे थी। नमक कर का आंदोलन उन्मूलन, यानी नमक पर जो कर लगाया जाए उसका उन्मूलन सबसे महत्वपूर्ण मांग ये भी थी। और नमक का चुनाव आम आदमी से जुड़ाव, यानी नमक का चुनाव हम करेंगे कि हमारे नमक है तो हम ही उसका चुनाव करेंगे, कैसा खाना है कैसा नहीं खाना है कैसा बनाना है। और फिर दांडी मार्च 1930 में साबरमती आश्रम से दांडी की तरफ चली थी, 12 मार्च से चली थी और 1930 में 12 मार्च की बात हो रही है। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 में स्टार्ट हुई साबरमती आश्रम से दांडी मार्च। फिर बात करते हैं कि प्रमुख केंद्र और नेता सी राजगोपालाचारी तमिलनाडु से, के केल्पम मालाबार से, खान अब्दुल गफार खान खुदाई के खिदमतकार जिसको बोल गए था। तो ये सारे इसके प्रमुख नेता थे। जन भागीदारी में छात्र श्रमिक सब कुछ किसान आदिवासी सब शामिल हो गए थे इसमें। और मुस्लिम भागीदारी कम थी क्योंकि असहयोग आंदोलन की तुलना में, क्योंकि उस टाइम खिलाफत आंदोलन था तो उस टाइम मुस्लिम भागीदारी ज्यादा थी, तो अभी मुस्लिम भागीदारी बहुत कम थी इसमें। फिर बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन की। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, इसमें कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया गया था। इसमें सिर्फ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर शामिल हुए थे। गांधी इरविन समझौता 1931 में, दिल्ली समझौता इसको बोला जाता है। इसमें क्या हुआ था कि कैदियों की रिहाई, ये गांधी इरविन जो पैक्ट था इसमें 1931 में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद। तो कैदियों की रिहाई इसमें जो था मेन जो फैक्ट थे, इसके अंदर कौन से थे। व्यक्तिगत उपयोग के लिए नमक बनाने की अनुमति दी जाए, भगत सिंह को मृत्युदंड को कम न कर पाना या कर पाना, गांधी जी ने आंदोलन की निलंबित कर दिया गया, निलंबित किया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले लिया था। तो ये सब कुछ गांधी जी ने एक ही आंदोलन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो सेकंड था 1932 वाला, सॉरी 1931 में हुआ था और 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो तीनों में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और गांधी इरविन समझौता के बारे में आपको समझ में आ गया होगी। ये कुछ मांगे थी उसमें मानी गई। और कराची सत्र हुआ, उसके बाद कराची में अधिवेशन हुआ 1931 में। उसमें क्या क्या हुआ कि मौलिक अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा गया। तो ये मौलिक अधिकार 1928 में भी नेहरू रिपोर्ट में भी थे शामिल 1930 में, और ये इसमें भी शामिल किए गए 1931 में कराची सत्र में। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 की बात करते हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि सांप्रदायिक तत्वों का प्रभुत्व था। अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का पूरा मुद्दा था। दलित वर्गों को अल्पसंख्यक मानना का मुद्दा था और गतिरोध मुद्दा था। ये सारा इस पे चर्चा हुई थी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो ज्यादातर बेस था सांप्रदायिकता के ऊपर, बेस था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इसमें भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने शामिल हुए हुए थे। फिर सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कम्युनल अवार्ड 1932 में एक कम्युनल अवार्ड आया था। उसमें क्या था, तो कौन लेके आया था, वो प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम, मैकडोनाल्ड थे, द्वारा घोषित था। और दलित वर्गों को अल्पसंख्यक माना गया और उनके पृथक निर्वाचित क्षेत्र की मांग को मानने की बात हुई थी, लेकिन गांधी जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा करार दिया गया, जिसके खिलाफ गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठ गए। और 1932 में फिर पूना पैक्ट हुआ गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में। तो ये दलितों वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र को अस्वीकार कर दिया गया। प्रांत और केंद्रीय विधानमंडलों में आरक्षित सीटों की वृद्धि
की गई है पुनः व्यक्त हुआ 1932 में। हरिजन अभियान में क्या था, ये गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था हरिजन अभियान। उद्देश्य था दलित वर्गों का सशक्तिकरण एज और अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता का अंत। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की गई है। देखो ये हरिजन अभियान ये गांधी जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना हरिजन प्रकाशन या हरिजन सेवक संघ, हरिजन प्रकाशन हरिजन सेवक संघ ये गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया। और तीसरे गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया। फिर बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या क्या था। तो अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव यानी रियासतों ने आविष्कार कर दिया, अस्वीकार कर दिया था। यानी रियासत थे वो अपने इंडिपेंडेंट रहना चाह रही थी, तो अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव था, रियासतों ने इसको आविष्कार अस्वीकार किया था। लेकिन ये एक प्रस्ताव लेके आया गया था। इसमें केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत हो गई थी, यानी ड्यूअल गवर्नमेंट स्टार्ट हो गया था। प्रांतों में भी ड्यूअल गवर्नमेंट को प्रांतों में ड्यूअल गवर्नमेंट को समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता को बढ़ावा दिया गया। यानी इंडिपेंडेंस को जो स्टेट जो इंडिपेंडेंस थी उसको रियासतों को अलग से स्वतंत्रता देने की बात हुई थी। शक्तियों का विभाजन 3 भागों में, संघीय प्रांतीय और समवर्ती सूची में शक्तियों का विभाजन हुआ। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास रहेंगी, यानी और एक्स्ट्रा शक्तियां थी वो किसके पास, गवर्नर जनरल के पास रहेंगी। और केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल होगा। मताधिकार का विस्तार होगा, विस्तार किया गया। मताधिकार सबको देने का अधिकार इसमें फैसला लिया गया था। आरबीआई की स्थापना इसी एक्ट के थ्रू हुई थी। और फिर संघीय न्यायालय की स्थापना, संघीय यूनियन जो कोर्ट है उसकी स्थापना की गई। और बर्मा को भारत से अलग किया गया और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें की गई। और पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का और विस्तार किया गया। और आलोचना ये है कि इस डोमिनेंस स्टेटस का जो उल्लेख नहीं था, यानी उस टाइम जो मेन चीज थी डोमिनेंस स्टेटस मांग की गई थी नेहरू रिपोर्ट के अंदर, तो उसका और विभाजन का इरादा ये दोनों इसके नेगेटिव पॉइंट थे। तो ये इसमें बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात। फिर प्रांतीय चुनाव 1937 में जब ये अधिनियम आया तो उसके बाद 1937 में चुनाव हुआ, प्रांतीय चुनाव, जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया और कई प्रांतों में बहुमत भी स्थापित किया गया। और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इस 1939 में इस्तीफा दे दिया गया, क्योंकि उस टाइम द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो ये सरकार जो बनाई गई थी, कांग्रेस ने भाग लिया था, नई सरकार ही बनाई थी, लेकिन ये उस टाइम इस्तीफा दे दिया गया। तो 1939 की बात करें तो ये है ब्रिटिश ने भारतीयों का समर्थन घोषित किया बिना पूछे, यानी कि द्वितीय जो विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था 1939 में, तो उसमें भारतीयों को ऑटोमेटिकली झोंक दिया गया, किसके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा। और कांग्रेस की मांग थी कि युद्ध के बाद स्वतंत्रता और संविधान सभा का गठन होना चाहिए। तो कांग्रेस की मांग ये थी कि युद्ध के बाद स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और संविधान सभा का गठन होना चाहिए। ये द्वितीय विश्व युद्ध के में अगर ब्रिटिश अगर भारतीय शामिल होंगे तो ये करना पड़ेगा। ब्रिटिश ने मांगे अस्वीकार की, ये मांगी थी वो ब्रिटिश ने अस्वीकार कर दी थी उस टाइम। फिर आया था 1940 में अगस्त प्रस्ताव जिसको बोला गया अगस्त प्रस्ताव 1940, जिसमें युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, जो 1930 में नेहरू रिपोर्ट में मांग की गई थी। संविधान सभा का मुख्य रूप से भारतीय होगा, संविधान सभा मुख्य रूप से भारतीय होगी। और कांग्रेस द्वारा इसको अस्वीकृत कर दिया, क्या, क्योंकि इसमें कोई पूर्ण स्वराज्य की मांग नहीं वो की गई थी, वो उसमें शामिल नहीं था। तो अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया कांग्रेस के द्वारा। फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह उसके बाद स्टार्ट हुआ 1940 में, क्योंकि वो जो मांगे थी वो मानी नहीं गई कि हम आज़ादी दे देंगे इस युद्ध के बाद। तो वो उसके बाद दोबारा स्टार्ट हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह। उद्देश्य था युद्ध का विरोध करना, भाषण की स्वतंत्रता का प्रदर्शन। और इसका स्लोगन था दिल्ली चलो आंदोलन। और प्रथम व्यक्ति थे विनोबा भावे, जो साउथ से स्टार्ट किया था, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया था। फिर आया था क्रिप्स मिशन 1942, यानी 1940 में आ गया था अगस्त प्रस्ताव और 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। तो इन्होंने क्या किया था,
युद्ध के बाद भारतीय संघ को तीन तीन लोग थे इसके अंदर, जिसमें युद्ध के बाद भारतीय संघ को डोमिनियन स्टेटस देना, विधानसभा आंशिक रूप से निर्वाचित, आंशिक रूप से नामांकित होनी चाहिए, और प्रांतीय संघ को शामिल होने या समय को संघ बनाने की स्वतंत्रता थी। प्रांतों जो रियासतें थी उनको स्वतंत्र रहने या अपना संघ में शामिल होने की भी इसमें आज़ादी थी। फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों द्वारा इसको भी अस्वीकार कर दिया गया। फिर भारत छोड़ो आंदोलन इसके खिलाफ स्टार्ट हो गया। फिर 8 अगस्त 1942 से स्टार्ट हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें पूर्ण स्वराज के साथ पूरी डोमिनेंस स्टेटस सब कुछ चाहिए भारत को। तो ग्वालियर टैंक से स्टार्ट हुआ था, बॉम्बे में संकल्प पारित हुआ था, बॉम्बे अधिवेशन हुआ था, उसमें ग्वालियर टैंक मैदान था, उसमें स्टार्ट किया था भारत छोड़ो आंदोलन को। करो या मरो गांधी जी का नारा था इसमें। भारत छोड़ो का नारा दिया था यूसुफ मेहरली जी ने। भारत छोड़ो का नारा दिया था यूसुफ मेहरली, और करो या मरो गांधी जी ने दिया था। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इसको बोला गया सविनय अवज्ञा और अहिंसक असहयोग आंदोलन था। बड़े पैमाने पर इसमें जन भागीदारी हुई और प्रमुख नेताओं की इसमें गिरफ्तारी कर ली गई। भूमिगत गतिविधियां जैसे राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता जो रेडियो पे बोली थी, वो खबर दे रही थी, वो ये थे राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण। ये भूमिगत गतिविधियों में यानी कहीं ना कहीं से ये लोगों की तरफ बातें पहुंचा रहे थे, और समानांतर सरकारें और सरकारी दमन, ये सारा कुछ भारतीय भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में ये चीजें हो रही थी। फिर आता है सी राजगोपालाचारी 1944 का फॉर्मूला। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था 1944 में, जो कि उद्देश्य था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहयोग, आपस में सहयोग करना, और मुस्लिम बहुल प्रांतों को आत्मनिर्णय का अधिकार देना, यानी खुद फैसला करें, और जिन्ना द्वारा अस्वीकृत दो राष्ट्र सिद्धांत की मांग को जिन्ना द्वारा इसको अस्वीकार कर दिया गया था। ये जो सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला था, इसमें जिन्ना ने इसको अस्वीकार किया था। इसमें बात थी मुस्लिम बहुल प्रांतों को आत्मनिर्णय का अधिकार हो, कि अपने आप, लेकिन जिन्ना चाहते थे कि सारे के सारे शामिल जिन्ना के साथ हो। तो ये थे सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला था। और वायसराय वेवेल का प्लान 1945 में आया, शिमला सम्मेलन में जिसमें हुआ था। और वायसराय वेवेल ने 1945 में क्या क्या किया था, ये था कार्यकारी परिषद में सभी भारतीय सदस्य, गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़कर कार्यकारी परिषद होगी, उसमें सभी भारतीय होंगे। गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ वो सारा कौन संभालेंगे, वो संभालेंगे ब्रिटिश, बाकी संभालेंगे भारतीय। सवर्ण हिंदुओं और मुसलमानों के बीच समान प्रतिनिधित्व होगा, बराबर भागीदारी होगी सवर्ण हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसको अस्वीकार कर दिया गया। फिर भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना की थी। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये संस्थापक इसके कौन थे? मोहन सिंह थे 1942 में। भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना, या आजाद हिंद फौज बाद में नाम दिया गया। कमान इसको किनको दी गई? 1943 में सुभाष चंद्र बोस को। और जापान का समर्थन था। सिंगापुर में अस्थायी भारतीय सरकार मुख्यालय इसका रखा गया था रंगून। सिंगापुर में अस्थायी भारतीय सरकार चल रही थी वहां पे, और रानी झांसी रेजिमेंट भी इसमें शामिल की गई। जापान की हार हुई और आईएनए का आत्मसमर्पण हो गया, और सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमय मृत्यु हो गई। फिर बात करते हैं आईएनए ट्रायल्स, लाल किला मुकदमे, यानी आईएनए का जो खिलाफ ट्रायल्स हुए, मुकदमे चले, वो देखते हैं। उद्देश्य था ब्रिटिश सेना में वफादारी बहाल करना। शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों का मुकदमा था, बनाम ब्रिटिश मुद्दा बन गया, और पूरे भारत में इसका विरोध स्टार्ट हो गया। यानी ये आईएनए के ऊपर ये मुकदमे चले थे ब्रिटिश के द्वारा। उद्देश्य क्या था? ब्रिटेन सेना से वफादारी बहाल करना, यानी ये ब्रिटेन जो अभी ब्रिटिश के अंडर आ जाए आईएनए, ये बहाल करना। और शहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों का मुकदमा था, और भारत बनाम ब्रिटिश ये मुद्दा बन गया, और पूरे भारत में इसका विरोध होने लग गया। फिर रॉयल इंडियन नेवी रेटिंग्स विद्रोह, ये एक विद्रोह हुआ था 1946 में, नेवी में हुआ था। तो
HMIS तलवार इसके अंदर क्या थे, जो इसके नेतृत्व करता थे, HMIS तलवार 1946 में हुआ। कैबिनेट, फिर इसके बाद कैबिनेट मिशन 1946 में कैबिनेट मिशन आया, जिसमें 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये क्रिप्स पहले भी आ चुका, क्रिप्स जो लेके आया था, मिशन लेके आया था, तो उसमें अभी जो नया मिशन कैबिनेट मिशन के नाम से 1946 में लेके आया, और वो सदस्य इसमें थे पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। और इसमें पाकिस्तान की मांग को खारिज किया गया था। प्रांतों को 3 समूह में ABC में शामिल किया गया। सामान्य संघीय केंद्र और संविधान सभा का गठन इसकी जो इसके उद्देश्य में था। प्रांतीय संविधान विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य इसमें होंगे शामिल। रियासतों को नए या ब्रिटिश सरकार के साथ समझौते का विकल्प दिया गया, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा प्रारंभिक अस्वीकृति और फिर अस्वीकृति इसको दी गई। तो ये कैबिनेट मिशन की बात हो गई। फिर एटली का बयान 1948 1948 की समय सीमा दी गई, जिसमें एटली ने, क्लीमेट एटली थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस टाइम, तो 1948 47 में ये बोला था, उसने बोला था कि 1946 में वो दिया था बयान, और 1948 तक आपको आज़ाद कर देंगे बोला गया। लेकिन उससे पहले ही माउंटबेटन योजना आई थी 1947 में, जिसमें क्या था कि पंजाब और बंगाल की विधानसभा द्वारा विभाजन का निर्णय लिया गया। पंजाब और बंगाल की विधानसभा द्वारा विभाजन का निर्णय लिया गया। सीमा आयोग का गठन किया गया, और भारत और पाकिस्तान को डोमिनेंट स्टेटस में विभाजित किया गया, और रियासतों के पास भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प दिया गया। और 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी की जो तिथि है वो डिसाइड कर दी गई। अब आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। जब भारत आज़ाद होगा तो उसका अधिनियम पारित हुआ, तो उसमें क्या था, इसको नाम बोला गया था माउंटबेटन योजना था। और माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, और जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बनाया गया इसके अंदर। फिर बात करते हैं कांग्रेस ने विभाजन को स्वीकार किया था। तत्काल तथा सांप्रदायिक दंगे हो गए थे उस टाइम बहुत ज्यादा, और रेड क्लिफ समिति को सीमा बनाने का न्योता दिया गया था, तो इसलिए भारत के बीच और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ है, वो उसने सीमा बनाई, तो रेड क्लिफ लाइन बोला गया। और रियासतों का एकीकरण, जिसमें कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका के साथ इसमें शामिल किया गया था। फिर बात करते हैं, थोड़ा सा, एक सेकेंड, बहुत ज्यादा हो गया है। अब बात करते हैं गांधीवाद चरण के में इतना ही अपने पढ़ना था वो पढ़ लिया। फिर शिक्षा का विकास कैसे हुआ, क्या क्या नए नए जो कॉलेज की स्थापना हुई थी, वो सारा पढ़ लेते हैं। तो शिक्षा के विकास में पहला मदरसा वारेन हेस्टिंग्स ने स्टार्ट किया था, और फिर संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन ने स्टार्ट किया था। फोर्ट विलियम ने कॉलेज स्थापना हुई थी वेलेजली के टाइम, ब्रिटिश सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए। 1813 में जो चार्टर एक्ट आया था, वो शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए उसमें दिए गए। हिंदू कॉलेज राजा राम मोहन राय के द्वारा 1817 में स्थापित किया गया। और एंग्लिस्टिक ओरिएंटल विवाद जो पढ़ चुके हैं अपन, इसमें पारंपरिक भारतीय शिक्षा में शामिल कर लिया गया अंग्रेजी शिक्षा को, और पश्चिमी शिक्षा को इसमें शामिल किया गया। मकाले का मिनट 1835 में, जो ये चीज है, ये मकाले मिनट, ये शिक्षा से रिलेटेड है। और डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी इसके अंदर शामिल था। तो ये कहीं भी ये आ जाए कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी किससे संबंधित है, तो इंग्लिश ओरिएंटल विवाद से संबंधित है। फिर बात करते हैं महिला शिक्षा के लिए। जे.ई.डी. बेथुन ने महिला शिक्षा के ऊपर काम किया था। बेथुन ने स्टार्ट किया था, एक कॉलेज स्टार्ट किया था। फिर वुड डिस्पैच 1854 में हुआ था, ये शिक्षा से रिलेटेड था, जिसे अंग्रेजी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और स्कूल ग्रामीण स्तर पर वर्नाकुलर स्कूल स्टार्ट किए जाएंगे इसके अंदर। और फिर जिला स्तर पर हाई स्कूल और कॉलेज
इसमें अंग्रेजी एंग्लो वर्नाकुलर यानी अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। और कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 में की गई, इसके अंडर में वुड्स डिस्पैच के अंडर में। फिर हंटर शिक्षा आयोग 1882 में लाया गया। रेलवे आयोग 1902 में, यानी हंटर शिक्षा आयोग 1882 में, 1883 में कांग्रेस की स्थापना हुई, तो उससे पहले हंटर शिक्षा आयोग आया था। रेलवे आयोग 1902 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में कर्जन के टाइम आया था। रेलवे आयोग भी 1904 1902 में कर्जन के टाइम आया था। और सैडलर आयोग 1917 में आया। और हार्टोग समिति 1929 में आई। जो ये सारी समितियां संबंधित किससे हैं? शिक्षा से संबंधित है। सैडलर आयोग भी शिक्षा से संबंधित है, 1917 में आया। और हार्टोग समिति 1929 में। और जाकिर हुसैन समिति वर्धा शिक्षा योजना से संबंधित थी। फिर बात करते हैं प्रेस का विकास कैसे हुआ, यानी कि जो प्रेस कैसे कैसे पहले गुलाम थी, या कौन कौन सी चीजें छापी गई उस टाइम, तो ये उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो अखबार था वो बंगाल गजट था, जिसमें हिक्की द्वारा, जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा 1780 में इसको छापा गया। फिर मेटकाफ एक्ट भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। मेटकाफ एक्ट को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता मेटकाफ को बोला जाता है। और लिटन है उसने वर्नाकुलर एक्ट पास किया था, तो ये लिटन 1878 में। और उसके बाद गैंगिंग, जिसको बोला गया था गैंगिंग एक्ट, भारतीय भाषाओं को प्रेस में दबाने का उद्देश्य था इसका। और डीएम को पूरी शक्ति थी, अपील का कोई अधिकार नहीं था। और रिपन ने इसको आके, लॉर्ड रिपन ने इसको आगे रद्द किया था। फिर महत्वपूर्ण प्रकाशन और उसके संपादक थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले मिरातुल अखबार, संवाद कौमुदी, ये दोनों राजा राम मोहन राय के थे। द बंगाली जो के संपादक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अमृत बाजार के थे शिशिर कुमार घोष। वॉइस ऑफ इंडिया के और रस्त गोप्तर, वॉइस ऑफ इंडिया रस्त गोप्तर दादा भाई नौरोज के द्वारा लिखी गई। केसरी मराठी में थी, और मराठा था, अंग्रेजी में वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और पंजाबी लिखी गई लाला लाजपत राय के द्वारा। और न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, ये सब कुछ एनी बेसेंट के द्वारा। और भारत माता अजीत सिंह के द्वारा। और वंदे मातरम मैडम विकाजी कामा द्वारा गाया गया था जब वो लंदन में थी। फिर है कुछ इंपॉर्टेंट विषय हैं जो छूट गए हैं, तो उसके ऊपर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले गांधी जी के संगठन की बात करते हैं, कौन से संगठन थे गांधी जी के। तो इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। हरिजन सेवक संघ इन्होंने स्थापना की। और अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग भी ये स्थापना की थी। ये कब की थी? जब सेकंड जो पुनापेक्ट होने के बाद की थी ये। फिर गांधी जी के कार्य, यंग इंडिया, सॉन्ग्स ऑफ फ्रीडम, ये सारा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन और यंग इंडिया। फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संगठन कौन से थे वो पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी वो गांधी जी का है। लेकिन कम्युनिस्ट अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी अम्बेडकर की थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा भी डॉक्टर अम्बेडकर की थी। और डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन भी डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाई थी ये संगठन। फिर है कांग्रेस की सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में जिसको बनाया गया। संस्थापक कौन थे इसके? आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और राम मनोहर लोहिया। यानी आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और राम मनोहर लोहिया, ये संस्थापक थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के 1934 में। फिर कांग्रेस के भीतर क्या बन गए? गुट बन गए। गुट और लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना हुई। फिर सिविल सेवा और न्यायपालिका के संबंधित बात करते हैं। तो सिविल सेवा के जनक किसको बोला जाता है? कॉर्नवालिस को। ये थोड़ा सा आपका रिवाइज हो रहा है पीछे वाला। एचिसन आयोग, इंग्लिस्टन आयोग, ली आयोग सिविल सेवा से संबंधित है। एचिसन, इंग्लिस्टन और ली आयोग ये सारा सिविल सेवा से संबंधित है। कॉर्नवालिस कोड न्यायिक सुधार में, और मैकाले भी इसमें इससे संबंधित है। मैकाले विधि का उपयोग इसमें किया गया है। और बम्बई, कलकत्ता, मद्रास उच्च न्यायालय 1862 में स्थापना की गई थी इसी के मैकाले विधि के बाद। फिर बटलर समिति 1927 में आई। इसमें रियासतों और
ब्रिटिश सरकारों के संबंध पर थी। बटलर संबंधी किससे संबंधित थी 1927 में? रियासतों और ब्रिटिश सरकार के संबंध में। लॉर्ड मेयो भारत में मारे जाने वाले एकमात्र वायसराय है पोर्ट ब्लेयर में। इसने जनसंख्या 1971 में जनसंख्या सबसे पहले जनसंख्या गणना इसने स्टार्ट किया था, और लॉर्ड मेयो। और कांग्रेस के महत्वपूर्ण स्तर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो वो कौन से हैं? तो पहला था बॉम्बे में 1885 में हो गया था, डब्ल्यू बनर्जी उसके अध्यक्ष थे। कलकत्ता दूसरा था, दादा भाई नौरोजी, जिसमें स्वराज के लक्ष्य घोषित किया गया। और फिर 1907 में सूरत में हुआ था सूरत विभाजन, कांग्रेस जिसमें स्प्लिट हो गया था। और लखनऊ में फिर 1916 में फिर एच.सी. मजूमदार उग्रवादियों को वापस ला गया और लक्ष्मण समझौता पैक्ट हुआ था, जिसमें कांग्रेस वापस एक हो गई थी। और फिर कलकत्ता सत्र, यानी कलकत्ता का अधिवेशन 1917 में, जिसमें पहली महिला जो अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट 1917 में पहली महिला अध्यक्ष बनी। नागपुर सत्र 1920 में असहयोग आंदोलन को मंजूरी दी गई। नागपुर सत्र में असहयोग आंदोलन नागपुर सत्र से स्टार्ट हुआ था। कराची इसके बाद 1931 में जब गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, उसके मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम की बात हुई थी इसमें। और लाहौर स्तर हुआ था 1929 में, जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग इस पे की थी। और मेरठ स्तर 1946 में हुआ था, जिसमें अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। और पहले अंतिम जो सबसे लंबे समय तक रहने वाले जो अध्यक्ष थे 1940 में, वो जेबी कृपलानी थे। और पहले स्वतंत्रता से जस्ट पहले का अंतिम जो सत्र हुआ था वो मेरठ में हुआ था, और उसमें जेबी कृपलानी थे वो अंतिम जो अध्यक्ष हुए। फिर बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक, कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। देखो, बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए। गांधी जी की पुस्तक अन टू द लास्ट, जॉन रस्किन की पुस्तक से प्रेरित है। ये थोड़े से फैक्ट है, वो पढ़ लेना। ये आगे विविध में, तो विविध महत्वपूर्ण विषय आगे, तो ये सारा आपको 1707 से लेके 1700 और 1957 तक, और उसके बाद 1957 से लेके और 1947 तक आपने पढ़ चुके हैं भारत की मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये आपको बहुत जितने फैक्ट हो सकते थे मैंने इसमें लाने की कोशिश की है। और मेरे को लगता है कि इससे ज़्यादा एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री से और कुछ नहीं आएगा। तो एक एक फैक्ट है वो मैं इसमें शामिल किया है। तो आप इस मेहनत के लिए थोड़ा एक लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर सकते हैं। तो और आगे ऐसे ही वन शॉट है वो हिस्ट्री जो ज्योग्राफी के लिए भी लेके आऊँगा। और ऐसे इसी तरीके से जो अपन पढ़ेंगे, जिसमें हम किसके थ्रू पढ़ेंगे, ये माइंड मैप के थ्रू आधुनिक भारत का इतिहास। तो ये आधुनिक भारत का इतिहास था और हम इसमें पढ़ चुके हैं। तो अब आपको अपने जो चैनल है जीके संगीत 2.0 उसको सब्सक्राइब कर लें, और आगे के वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय, टेक केयर।